ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें हमारे पास, वेट, अब ठीक है। अच्छा जी, हम ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे थे कि आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है हमारे पास, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में अगर हम बात करें कि ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हमारे पास, तो ज्यादातर आपने देखी होंगी। हम इनको कुछ हमें सिंपल याद करनी पड़ेंगी, कुछ जो है हल्का सा ट्रिक के साथ आप लोगों को कोशिश करूंगा कि याद करवा। वो ट्रिक क्या है जिस तरह से हमने याद करनी है कि हम बात करते हैं सबसे पहले एक शहर की जिसका नाम है जिनेवा। ठीक है, जिनेवा। जिनेवा जिसके बारे में हम मैंने बताया था आप लोगों को कि जिनेवा को क्या कहते हैं। जिनेवा को सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसेस कहते हैं। ठीक है, सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसेस कहते हैं। और मैंने कहा था कि जब हम ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इनसे सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा हेडक्वार्टर्स जोन से हैं आपके जिनेवा जो शहर है उसके अंदर। और जिनेवा जोन सा है ये स्विट्जरलैंड का एक शहर है, लेकिन स्विट्जरलैंड का कैपिटल नहीं है। अच्छा जी, जिनेवा की बात करें अगर हम, तो जिनेवा के अंदर हमारे पास बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके हेडक्वार्टर्स हैं। अब हमें कैसे पता लगेगा कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके कैपिटल कहाँ हैं, जिनेवा के अंदर। तो उनको आपने कैसे याद रखना है, उनको अगर आपने एक ट्रिक याद रखें पहला, कि यहाँ ऑल लिखने से अच्छा कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनका नाम स्टार्ट होगा वर्ड से और दरमियान में कुछ आएगा और एंड होगा ऑर्गेनाइजेशन पे। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो स्टार्ट होंगी वर्ड के नाम से, वर्ड डैश ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अभी बताऊंगा कौन कौन सी। वर्ड डैश ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो स्टार्ट होंगी वर्ड वर्ड से, दुनिया से, और उनका इख्तिताम होगा ऑर्गेनाइजेशन पे, और दरमियान में उनके कोई वर्ड आएगा। उन सब ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ होगा, उन सब ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर होगा जिनेवा के अंदर। इसके अंदर एक्सेप्ट हैं वो हम देख लेंगे। तो वो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल WTO, WHO। ठीक हो गया। उसके बाद आपकी, अगर मैं इसकी आपकी बात करूं कि WTO क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये स्टार्ट कहां से हो रही हैं, वर्ल्ड से, और इनके दरमियान में एक के क्या आ रहा है, ट्रेड आ रहा है, एक के क्या आ रहा है, हेल्थ आ रहा है, एक में क्या आ रहा है, हेल्थ आ रहा है। इसी तरह एक और आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसे कहते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉपर्टी और एंड में ORG ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि अगर आपने कोई चीज दरियाफ्त की है, आपने कोई चीज बनाई है, तो वो किसकी प्रॉपर्टी है, उसका पेटेंट जोन सा है वो किसके, आपके नाम पे बनेगा। जैसे कोविड वैक्सीन थी, तो कोविड वैक्सीन जोन सी अगर जिसने कंपनी ने बनाई है, वो क्या करती है, वो कहती है, वो उसके ऊपर अपना क्लेम करती है कि ये इसकी जोन सा है सारे, जिसे आपने देखा कि ऑल राइट्स आर रिजर्व्ड, इस तरह का आपने काफी सारी जगहों पे देखा होगा। तो कॉपीराइट्स के इशू होते हैं, तो वो कॉपीराइट्स और ये जितनी आपकी दुनिया में चीजें बनती हैं, वो ये ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये उसको डील करती है। तो इसके स्टार्ट में क्या आ रहा है, वर्ड आ रहा है, और एंड में क्या आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है। तो इस लिहाज से ये हमारी ट्रिक पे पूरा उतरते हुए इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ होगा, जिनेवा के अंदर होगा। और एक और आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसकी मैं बात करूं, तो वो है, उसको हम कहते हैं WMO, WMO। इसमें जो एम है आपका मेटीरियोलॉजिकल, मेटीरियोलॉजिकल। ठीक है, जो आपकी अर्थ के रिलेटेड, आपकी जो सी है जमीन के, आपके क्लाइमेट के रिलेटेड जितनी काम हो रहा है, वो वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जोन सी है, वो ये सारे काम कर रही है। और ये इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर जोन सा है, इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। तो ये 4-5 इस तरह से इंपॉर्टेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनका हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर है। अब इसमें एक्सेप्ट 2 और भी हैं, वो आपको बताता हूं कि जो 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 स्टार्ट तो वर्ड से होती हैं, जो स्टार्ट कहां से होती हैं, वर्ड से होती हैं, लेकिन वो क्या है, वो आपकी
ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट तो वर्ड से होती हैं, एंड भी ऑर्गेनाइजेशन पे होता है। ऐसी 2 ऑर्गेनाइजेशन है इंपॉर्टेंट, और भी होंगी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट की बात हो रही है जो हमारे से ज्यादातर पूछी जाती हैं। तो उसके बाद अगर हम बात करें, वो 2 कौन सी हैं? एक्सेप्ट मैं यहां लिख देता हूं, फिर बाकी मैं इसके ऊपर डिस्कशन आपको थोड़ी सी करवा देता हूं। यहां मैं लिख रहा हूं एक्सेप्ट, कि ऐसी जो हमने ट्रिक बनाया था कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो के जो के स्टार्ट होती हैं वर्ड से और एंड होता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, हमने कहा उनका हेडक्वार्टर कहां है? जिनेवा के अंदर है। एक्सेप्ट क्या है? वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन नंबर 1 ये हो गई कि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जोन सी है। ये ट्रिक तो हमारे ऊपर पूरा उतर रही है कि इसके स्टार्ट में क्या आ रहा है? वर्ड आ रहा है, ठीक है, वर्ड आ रहा है, और एंड किस पे हो रहा है? ऑर्गेनाइजेशन पे हो रहा है। लेकिन इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में नहीं है, तो फिर इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर है मैड्रिड के अंदर। मैड्रिड जो कि स्पेन के अंदर है, मैड्रिड स्पेन। तो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन स्पेन जोन सा टूरिज्म के हवाले से बड़ा मशहूर है, ठीक है, वहां लोग टूरिज्म के हवाले से जाते हैं। तो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जोन सा है, इसका जोन सा हेडक्वार्टर है जिनेवा में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर मैड्रिड के अंदर। और एक और ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है वो है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी अगर हम बात करें तो इसका कैपिटल है ब्रसेल्स के अंदर। ब्रसेल्स के अंदर, जो कि बेल्जियम है। ये आपको शहर अब पता हो लग गए होंगे कि ब्रसेल्स जोन सा ये किसका कैपिटल है? बेल्जियम का। तो यहां 2 ऑर्गेनाइजेशंस आपने याद रखनी है, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। किस लिए इंपॉर्टेंट है? कि हमने जो ट्रिक बनाया था कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ड से स्टार्ट होंगी, ऑर्गेनाइजेशन पे एंड होंगी, उनका हेडक्वार्टर जेनेवा के अंदर होगा। लेकिन ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस एक्सेप्शन है, ये वर्ड से स्टार्ट हो रही हैं, ऑर्गेनाइजेशन पर एंड हो रही हैं, लेकिन इनका हेडक्वार्टर जोन सा है वो जेनेवा के अंदर नहीं है, बल्कि एक का मैड्रिड के अंदर है और दूसरे का ब्रसेल्स जोन सा है आपका बेल्जियम के अंदर। अच्छा, अब ये तो हमने देख लिया। अब यहाँ दोनों 2-3 चीजें इनके हवाले से याद रख लें। एक तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जोन सी है, इसके बारे में एक सवाल बार बार पूछा जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो वो एक ही है कि ये कब बनी थी? 1995। ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको 2 चीजें याद रखने की जरूरत है कि कब बनी थी और हेडक्वार्टर कहां है। और उसके अलावा बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका सेक्रेटरी या उनके जो मेंबर्स या और चीजें हैं, वो जिन जिन की जो इंपॉर्टेंट होंगी वो मैं आप लोगों को साथ साथ करवा दूंगा। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास हेडक्वार्टर कहां आ गया? जिनेवा, जो कि हम देख रहे हैं। और ये बनी कब थी? 1995 के अंदर। ये कब बनी थी आपकी? 1995 के अंदर ये बनी थी। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो WHO जोन सी है, इसको आपने ईयर के साथ, मंथ के साथ और डेट के साथ याद रखना है। इसका आपको अगर मैं बताऊं तो अप्रैल 7 1948 के अंदर ये बनी। अप्रैल 7 1948 के अंदर आपकी WHO जोन सी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, ये आपकी बनी थी, WHO जोन सी है, ठीक है। और उसके बाद दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट चीज वो है इसके सेक्रेटरी जनरल। वो क्या है? इसके सेक्रेटरी जनरल। जो इसके सेक्रेटरी जनरल है ना, जो इसके सेक्रेटरी जनरल हैं WHO के, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। दूसरा ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि कोविड डेज की वजह से आपको पता है अभी भी कोविड, अभी हुकूमत ने इसको रिलैक्सेशन की है सारी इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस की। उसके बावजूद जोन सा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कोविड के हवाले से बड़ा काम है। तो WHO जोन सी है, इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका नाम है टेड्रस एडानोम, ADHANOM, एडानोम, टेड्रस एडानोम। अब एक तो चीज पूछी जाती है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल का नाम बताएं, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जोन से है उसका सेक्रेटरी जनरल का नाम बताएं, वो मैंने बता दिया। दूसरी चीज जब पूछी जाती है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है इनका नाम आपको गिवन होता है, और आप लोगों से सवाल क्या पूछा जाता है कि ये बताएं कि ये कौन से मुल्क से बिलोंग करते हैं, तो ये मुल्क इंपॉर्टेंट है इथियोपिया, ठीक है। ये वैसे भी न्यूज में पिछले साल भी रहा है, अभी भी है, हमने अभी इस पे ऊपर डिस्कशन भी की थी कि इथियोपिया, वहां तिग्रे रीजन है, तिग्रे रीजन, वहां जंग चल रही है, सिविल वॉर चल रही है, तो जिसकी वजह से इथियोपिया, उसका तिग्रे रीजन इंपॉर्टेंट है। और इथियोपिया के साथ एक और इंसान जो इंपॉर्टेंट है वो है टेड्रस एडानम साहब, जो कि क्या है? सेक्रेटरी जनरल ऑफ WHO हैं, जो क्या है? जो कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ WHO हैं। तो ये भी हमारे लिए जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हमारे पास हो गई वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि जिनेवा के अंदर आती हैं, जो स्टार्ट हो रही थी वर्ड से
और एंड हो रही थी ऑर्गेनाइजेशन से, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनका नाम वर्ड से स्टार्ट हो रहा है और एंड ऑर्गेनाइजेशन पे हो रहा है, उनका हेडक्वार्टर कहाँ है? उनका हेडक्वार्टर जेनेवा के अंदर। अब हमारे पास एक और भी है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी है जिसका क्या कहते हैं, और भी तो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत सारी जो जेनेवा में है, उनको किस तरह याद करना है? अब उनका एक और ट्रिक है, एक ट्रिक और है, और बाकी जो सी हैं फिर आप लोगों को जनरल अपने जहन में बिठा के उनको याद करना पड़ेगा। अब दूसरा ट्रिक क्या है? दूसरा ट्रिक ये है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो जो नेम उनका स्टार्ट हो रहा हो इंटरनेशनल से, इंटरनेशनल, और दरमियान में उसके कुछ एबीसी आए और एंड हो रहा हो ऑर्गेनाइजेशन पर। ठीक हो गया? नॉट इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल से स्टार्ट हो रहा हो, इंटरनेशनल से स्टार्ट हो रहा हो और दरमियान में कोई भी एबीसी आ रही हो, जैसे लास्ट हमने पहले ट्रिक क्या देखा, वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो, दरमियान में हेल्थ आ रहा है, ट्रेड आ रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आ रहा है, तो उसको हमने क्या कहा? उसको हमने कहा कि वो जेनेवा के अंदर है। अब हमने दूसरा ट्रिक देखा कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनका नाम स्टार्ट होगा इंटरनेशनल से, आई से, इंटरनेशनल से, और दरमियान में उनके एबीसी आएगा कुछ और एंड हो रहा होगा ऑर्गेनाइजेशंस पर, तो उनका हेडक्वार्टर भी कहां होगा? उनका हेडक्वार्टर भी जेनेवा के ही अंदर होगा। अब फॉर एग्जांपल आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आईएलओ। उसके बाद आपकी इंटरनेशनल इंटरनेशनल रेड क्रॉस, रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक हो गया? इंटरनेशनल रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद अगर मैं बात करूं, उसके बाद आपकी है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो आपके यूनिट्स के स्टैंडर्ड होते हैं, स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह आईएलओ, इंटरनेशनल रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये तीन इस तरह की इंपॉर्टेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका नाम स्टार्ट में क्या, इंटरनेशनल से स्टार्ट होता है और एंड कहां होता है? ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। और ये ऑर्गेनाइजेशंस भी आपकी कहां आती हैं? जेनेवा के अंदर। अब एक्सेप्शन इसमें भी होगी, इसमें भी एक्सेप्शन होगी। तो एक्सेप्ट एक्सेप्ट वो ऑर्गेनाइजेशंस जो स्टार्ट कहां से हो रही होंगी? इंटरनेशनल से ही। जो स्टार्ट कहां से हो रही होंगी? इंटरनेशनल से ही, और एंड कहां होगा? ऑर्गेनाइजेशन पर, लेकिन उनका जो कैपिटल हेडक्वार्टर है वो जेनेवा नहीं होगा। और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो क्या है? एक है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक हो गया? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। और मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है? मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है जो आपके सी वाटर के रिलेटेड, आपके वहां जो आपके जितने बहरी जहाज चल रहे हैं, आपके उसके रिलेटेड जो वहां से ट्रेड हो रही है, उसको सारा ओवरसी करती है आपकी इंटरनेशनल इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहां है? वो है आपका लंदन, यूके के अंदर। ठीक हो गया? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वो है आपका लंदन, यूके के अंदर। यूके, यूनाइटेड किंगडम का जोन सा आपका कैपिटल है लंदन, वहां जोन सा है इसका इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का क्या है? हेडक्वार्टर है। दूसरे की अगर मैं बात करूं, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट वो है, इंटरनेशनल से स्टार्ट होती है वो भी, लेकिन उसमें दरमियान में क्या आएगा? सिविल एविएशन। सिविल एविएशन, आप में से काफी सारे ने सिविल एविएशन के पेपर भी दिए होंगे। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपका जहाज वगैरह, आपके पीआईए, ये सारे जोन से अंडर किसके आते हैं? सिविल, इसमें सिविल एविएशन जो इदारा है। ठीक हो गया? तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जोन सी है, ये भी स्टार्ट इंटरनेशनल से हो रहा है और एंड ऑर्गेनाइजेशन पे हो रहा है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर क्या है? एक्सेप्शन, इसका हेडक्वार्टर आपका जेनेवा के अंदर नहीं है। इसका हेडक्वार्टर जोन सा है वो जेनेवा के अंदर नहीं है। तो फिर कहां है? वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछा भी जाता है, वो है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल कहां है? कनाडा के अंदर, बट नॉट कैपिटल ऑफ कनाडा, ये हम देख चुके हैं। तो मॉन्ट्रियल जोन सा है जो कि कनाडा का एक वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी है वहां का, कनाडा का। उसके अंदर इंटरनेशनल एविएशन, सॉरी, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का क्या है? हेडक्वार्टर है। उसका क्या है? हेडक्वार्टर है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास दो हैं। उसके अलावा अगर एक और भी अगर यहाँ देखनी है तो उसको लिख सकते हो, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, चलो। वो है इंटरनेशनल क्राइम पुलिस, क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। वो है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है? पुलिस और एंड में ORG ऑर्गेनाइजेशन। ठीक हो गया? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी एक्सेप्शन में आएगी। ये क्या है? एक्सेप्शन में आएगी। ये एक्सेप्शन में आएगी। और इसका भी जोन सा आपका क्या कहते हैं? कैपिटल है। इसका कैपिटल, सॉरी, कैपिटल बार बार ज़हन में आ रहा है, हेडक्वार्टर जोन सा है, फ्रांस का एक शहर है, लियोन, LYON, लियोन।
ये कहाँ है आपका, फ्रांस के अंदर, ये फ्रांस के अंदर। तो ये भी क्योंकि एक एक्सेप्शन में आएगी तो साथ लिख लो, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जस्ट फिर भी जब हम कर रहे हैं तो ये भी इसको आपने याद रखना है, इसको आपने क्या करना है, याद रखना है। तो ये 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस, जो मोस्टली हैं आपकी जिनेवा के अंदर, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन वाले ट्रिक से और इंटरनेशनल डैश ऑर्गेनाइजेशन के ट्रिक से, आपकी 5-6 जो मेन इंपॉर्टेंट है वो आप उससे याद कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, उसको याद कर सकते हो। उसके बाद 4-5 और 3 या 4 और हैं जो आपको अलहदा इसके याद करनी पड़ेंगी, वो भी मैं लिखवा देता हूं कि वो जिनेवा के अंदर कौन कौन सी। अच्छा, यहां एक चीज ये लिख लो आईएलओ के बारे में। आईएलओ के बारे में एक सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। 1919 के अंदर, 1919 के अंदर आईएलओ बनी थी, और इसके बारे में एक सवाल जो बहुत रिपीटेड पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट आपकी जोन सी है एजेंसी, एजेंसी कह रहा हूं, ऑर्गेनाइजेशन जोन सी है वो कौन सी है, तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, सबसे ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपकी अभी करंटली जोन सी आईएलओ है। 1919 के अंदर जोन सी है ये बनी थी, 1919 की जो अंदर जोन सी है ये बनी थी आईएलओ आपकी, और ये आपकी ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर हमने देखा ट्रिक के साथ कि इंटरनेशनल आ रहा है, दरमियान में लेबर आ रहा है, एंड में ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है। तो 1919 में ये बनी थी, और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है आपका, जिनेवा के अंदर है। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, जिनेवा के अंदर है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास अब कुछ 2-3 हमारे पास ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें वैसे याद करनी पड़ेंगी, और उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, उनका हेडक्वार्टर जौन सा है वो जिनेवा के अंदर। ठीक है, उनका क्या है, उनका हेडक्वार्टर जौन सा है वो जिनेवा के अंदर है। अच्छा जी, वो क्या है हमारे पास, न्यूक्लियर वेपन के हवाले से है आपकी इंपॉर्टेंट, उसे कहते हैं आई कैन, ICAN, आई कैन, उसको क्या कहते हैं, आई कैन। तो आई कैन का क्या मतलब है, आई कैन का मतलब है इंटरनेशनल कंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स। मैं लिख देता हूं, इंटरनेशनल कंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स। आपके जो न्यूक्लियर वेपन्स के खिलाफ, उनको एबॉलिश करने के खिलाफ एक कंपेन है, उसको कहा जाता है आई कैन। और इसका पूरा आई कैन का जोन सा है, फुल फॉर्म जोन सी है, ये पूछी जाती है। ठीक है, आई कैन क्या है, इंटरनेशनल कंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स। इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ है, वो क्या है, वो है जनेवा। वो क्या है, वो भी जनेवा के अंदर है। इंटरनेशनल कंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स, इसका क्या है, इसका हेडक्वार्टर भी आपका जनेवा के ही अंदर है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपके पास इंपॉर्टेंट है जो UNHCR। UNHCR मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपकी UNHCR जो सा है, ये क्या है, UNHCR सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि 14 दिसंबर 1950 के अंदर आपका ये बनी ऑर्गेनाइजेशन। 14 दिसंबर 1950 के अंदर बनी, और हेडक्वार्टर इसका ऑब्वियस, क्योंकि अभी हम जनेवा डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर भी जनेवा के ही अंदर है। और इसका जो सा है, अगर सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो वो भी इंपॉर्टेंट है, उनका नाम है FILI, फिलिपो ग्रैंडी। फिलिपो ग्रैंडी, इटली से इनका ताल्लुक है, फिलिपो ग्रैंडी साहब का। और फिलिपो ग्रैंडी साहब जौन से हैं वो क्या है, फिलिपो ग्रैंडी साहब जौन से हैं वो आप इनके सेक्रेटरी जनरल हैं UNHCR के। UNHCR के सेक्रेटरी जनरल जौन से हैं वो कौन है, फिलिपियो ग्रैंडी साहब जौन से हैं, इटली से इनका ताल्लुक है। और ये UNHCR है क्या, ये रेफ्यूजीज के लिए काम करती है। ये क्या है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रेफ्यूजीज के लिए काम करती है, और UN से यूनाइटेड नेशन बनेगा। ठीक हो गया, UN से यूनाइटेड नेशन बनेगा, और उसके बाद यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। UN से क्या बनेगा, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज। UNHCR, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज। तो ये इसका फुल फॉर्म है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। UNHCR का मतलब भी पूछा जाता है, कब बनी थी, उसके सेक्रेटरी जनरल जोन सा है, उनका नाम भी इंपॉर्टेंट है।
कभी पूछा तो नहीं गया, लेकिन क्योंकि ये अफगानिस्तान के हवाले से भी और आजकल यूक्रेन का जो मसला चल रहा है तो उसके हवाले से भी यूएनएचसीआर हमारे पास रेफ्यूजीज के हवाले से इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में हमें ज्यादातर इंपॉर्टेंट जो इसके डिटेल है वो हमें पता होनी चाहिए। तो यूएनएचसीआर हमारे पास हो गया। यूएनएचसीआर के बाद हमारे पास अनदर इंपॉर्टेंट जोन सा है थर्ड, जो कि अभी रिसेंटली पूछा भी गया था, उसका नाम है यूएनसीटीएडी। यूएनसीटीएडी, ठीक हो गया, यूएनसीटीएडी। यूएनसीटीएडी, तो यूएनसीटीएडी क्या है? ये आपकी ट्रेड और डेवलपमेंट की कॉन्फ्रेंस है। इसका क्या है? यूएन से यूनाइटेड नेशन, ऑब्वियस है, यूएन से क्या मुराद है? यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन, आगे सी क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ये जोन सा है आपका यूएनसीटीएडी, इसका भी आपको मतलब पता होना चाहिए। और दूसरा इसका हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी क्योंकि अब बहुत रिपीट सवाल हो चुके हैं कि आईएलओ है, डब्ल्यूटीओ है, डब्ल्यूएचओ है, इन सब का हेडक्वार्टर जिनेवा में है, लेकिन इसके बारे में पूछा जाता है कि इसका हेडक्वार्टर जोन सा है कहाँ है, और इसके बारे में कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा हो जाती है। तो ये जोन सा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। अब इन तीनों को अगर आपने याद रखना है, इन तीनों को अगर आपने याद रखना है, तो एक इसका छोटा सा ट्रिक अगर आप बना सकते हैं, अगर आप लोगों ने इसका ट्रिक बनाना है, जो आप लोग अगर उसको याद करने के लिए, तो वो आप क्या बना सकते हो? यहाँ क्या आ रहा है? न्यूक्लियर वेपन्स। यहाँ क्या आ रहा है आपका? न्यूक्लियर वेपन्स। तो न्यूक्लियर वेपन्स, अगर आप किसी के ऊपर न्यूक्लियर अटैक हो, न्यूक्लियर बम गिरे, तो उससे क्या होता है? न्यूक्लियर वेपन्स से ट्रेड और डेवलपमेंट आपकी रुक जाती है। आप ट्रिक क्या बनाओगे कि न्यूक्लियर वेपन्स, कनेक्शन बनाओ ना एक, कि न्यूक्लियर वेपन्स अगर कहीं गिरे हैं, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स जोन से हैं वो अगर कहीं गिरे हैं, तो उससे क्या होगा? उससे आपकी ट्रेड और डेवलपमेंट जोन से है वो रुक जाएगी, ट्रेड और डेवलपमेंट रुक जाएगी। और क्या होगा फिर? रेफ्यूजीज, लोगों को घर छोड़कर जाना पड़ेगा, दूसरे मुल्कों में जाना पड़ेगा, दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे जोन सा है, आप इसको इस लिहाज से भी देख सकते हैं कि अगर आप ठीक है, तो क्या करेंगे कि जब किसी भी मुल्क पर, किसी भी जगह पर अनफॉर्चुनेटली अगर न्यूक्लियर वेपन गिराए जाते हैं, न्यूक्लियर का मसला होता है, न्यूक्लियर वेपन्स का, तो न्यूक्लियर वेपन्स को आप रिलेट करोगे ट्रेड और डेवलपमेंट के साथ, और ट्रेड और डेवलपमेंट भी रुक जाती है, और साथ उसका नुकसान क्या होता है? आप इसका ट्रिक ये बना सकते हो कि न्यूक्लियर वेपन्स का नुकसान क्या होता है? न्यूक्लियर वेपन्स का नुकसान होता है कि रेफ्यूजीज उससे आएंगे और ट्रेड एंड डेवलपमेंट जोन सी है वो खत्म हो जाएगी। तो इस तरह आपको ये भी याद रह सकता है, ठीक है। तो ये आपकी जिनेवा की जो इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन थी, वो हमने देख ली। यहाँ न्यूक्लियर वेपन्स के साथ ही एक और ट्रीटी के बारे में पूछा जाता है, वो साथ लिख लो, एनपीटी। एनपीटी ये एक ट्रीटी है, इसका हेडक्वार्टर वगैरह ये सारी चीजें जोन सी हैं वो नहीं होती। एनपीटी जोन सा है, एनपीटी जोन सा है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है नॉन, आपका अल्लाह भला करे, प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अब प्रोलिफरेशन का क्या मतलब होता है? अफजाइश, किसी चीज का बढ़ना, ठीक है। तो ये नॉन, इसके बारे में पूछा जाता है कि एनपीटी, एक तो इसका मतलब पूछ लिया जाता है, ठीक हो गया। एक क्या है? एनपीटी के बारे में पूछ लिया जाता है। मैम मैंने आपको को होस्ट बनाया हुआ है। अच्छा जी, एनपीटी की बात कर रहे थे कि ये भी न्यूक्लियर के हवाले से है। प्रोलिफरेशन का क्या मतलब है? अफजाइश, बढ़ावा होना किसी चीज का। तो एनपीटी क्या करती है? ये एक ट्रीटी है, ये किसके है? न्यूक्लियर वेपन्स के रिलेटेड आपके, ये भी न्यूक्लियर, आपका न्यूक्लियर जोन सा है, न्यूक्लियर वेपन्स जोन से हथियार हैं आपके, उनके हवाले से एक ट्रीटी है। एक तो ये सवाल इसका पूछा जाता है कि एनपीटी इज रिलेटेड टू, उसमें लिखा होता है वॉर, न्यूक्लियर वेपन्स, ये सारी चीजें इसमें लिखी होती हैं। तो याद रखिएगा, एनपीटी जोन सी एक ट्रीटी है, ये क्या है?
एनपीटी आपकी न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से एक ट्रीटी है कि न्यूक्लियर वेपन्स की अफजाइश उनकी जो क्या कहते हैं उसको, क्या वर्ड होगा, कि बढ़ रहे हैं, उसको रोका जाए। ठीक है, 2 मिनट अजान हो जाए, अजान का ब्रेक कर लो। अच्छा जी, तो न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से ये एनपीटी आपकी जो ट्रीटी है, तो ये तो एक एक सवाल तो इसके बारे में ये पूछा जाता है और रिपीटेडली पूछा जाता है, क्योंकि हम ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स की बात कर रहे थे, तो इसलिए मैंने कहा ये भी साथ आप लोगों को बता दूं। और ये साइन कब की गई थी? ये एक ट्रीटी है, ट्रीटी इसका कोई हेडक्वार्टर वगैरह नहीं होता, तो ये जुलाई के अंदर 1 जुलाई 1968 के अंदर साइन की गई। 1968 के अंदर क्या है, इसको साइन किया गया था। और उसके बाद जौन सा है इसको, ये जब क्या कहते हैं उसको, 68 के अंदर इसको साइन किया गया था और 1970 के अंदर ये इफेक्टिव हो गई थी। मतलब इसके ऊपर काम हो करना शुरू हो गए थे कि जिन जिन मुल्कों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो वो क्या करें, उसकी बढ़ाइश जौन सी है वो रोक लें, उसको बढ़ने ना दें, उनको मतलब कंट्रोल में रखें। और ये इसी वजह से जौन सा है कि दूसरे मुल्कों के पास ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ना चली जाए। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि 3 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने इस ट्रीटी को साइन करने से रिफ्यूज किया हुआ है। तो वो कौन कौन से हैं? एक है आपका पाकिस्तान, एक है इंडिया, और थर्ड है आपका इजराइल। ये 3 मुल्क ऐसे हैं, दे रिफ्यूज टू साइन दिस ट्रीटी। इन्होंने रिफ्यूज्ड टू साइन दिस ट्रीटी। पाकिस्तान ने, इंडिया ने और इजराइल, ये 3 मुल्क हैं जिन्होंने इस ट्रीटी के सिग्नेटरी नहीं है। वो उन्होंने एनपीटी, और ये सवाल बहुत दफा पूछा जाता है कि कौन कौन से मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने इस ट्रीटी को साइन नहीं किया हुआ। तो पाकिस्तान ने, इंडिया ने और इजराइल ने एनपीटी जो ट्रीटी है उसको साइन नहीं किया हुआ। और थर्ड एक और इंपॉर्टेंट, नॉर्थ कोरिया जो आपका मुल्क है, नॉर्थ कोरिया, उसके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ये भी मैं बता देता हूं कितने मुल्कों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो नॉर्थ कोरिया ने इसको साइन किया था। नॉर्थ कोरिया साइंड, देन विड्रॉ, देन उन्होंने फिर विड्रॉल कर लिया। विड्रॉल कब किया? 2003 के अंदर। उन्होंने इसको साइन किया था, इन्होंने इसको क्या किया था, इन्होंने इसको साइन किया था नॉर्थ कोरिया ने। लेकिन फिर क्या किया, फिर 2003 के अंदर इसको विड्रॉ कर लिया इस ट्रीटी से, एनपीटी से। नॉर्थ कोरिया ने क्या किया, पहले इसे साइन किया लेकिन 2003 के अंदर विड्रॉ कर लिया। तो अगर अभी देखा जाए, अभी आपसे अगर कोई जनरल कोई सवाल पूछ ले कि ऐसी कौन से 3 न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, 4 स्टेट्स हैं जो कि एनपीटी का हिस्सा नहीं है, तो पाकिस्तान, इंडिया, इजराइल और नॉर्थ कोरिया भी इस ट्रीटी के सिग्नेटरी नहीं है। ठीक है, तो ये जो सा इसके साथ आपने ये भी याद रखना। और टोटल जो सा है मुल्क, 9 न्यूक्लियर स्टेट्स हैं इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर। 9 न्यूक्लियर स्टेट्स हैं इस पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, इजराइल और नॉर्थ कोरिया, ये आपके हो गए। ठीक है, ये इनको अलहदा रखें, पाकिस्तान, इंडिया, इजराइल, नॉर्थ कोरिया। उसके बाद आपका चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और आपका अमेरिका, यूएसए। 5 मुल्क ये, ठीक है, जिनको P5 कहा जाता है। ठीक है, ये भी दोबारा आगे आएंगे भी, इनको क्या कहा जाता है, P5। यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस, चाइना, ये 5 मुल्क ये हो गए जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया के अंदर, वैसे तो चाइना भी एशिया में आता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया, इजराइल, इंडिया और पाकिस्तान। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कितने न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, और ये सवाल काफी दफा पूछा भी जाता है, तो टोटल कितने स्टेट्स हैं, कितने मुल्क हैं जिनके पास इस वक्त ऑफिशियली न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो वो टोटल 9 मुल्क हैं। और मैंने उनका आप लोगों को नाम भी क्या है वो लिखवा दिया। उसके बाद अगर हम बात करें, ईरान के पास नहीं है। ईरान के पास नहीं है, उसके ऊपर पाबंदियां इसी वजह से हैं, वो बना रहा है लेकिन उसके पास ऑफिशियली नहीं है। मैंने ऑफिशियल का वर्ड यूज किया है कि जिनके पास अभी क्या है, ऑफिशियली जो कि न्यूक्लियर स्टेट्स। ईरान इज नॉट अ न्यूक्लियर स्टेट। ठीक है, और ईरान का अगर जो उनके जो सुप्रीम लीडर हैं खामनाई साहब, उनका अगर आप सुने भी तो वो भी ये कहते हैं कि ईरान ने न्यूक्लियर वेपन्स लेने, वो चाहता भी नहीं है कि न्यूक्लियर स्टेट बने। ईरान क्या ट्राई कर रहा है, वो ये कहते हैं कि हम सिर्फ पीसफुल उसके लिए अपना एटॉमिक वो करना चाह रहे हैं। तो ऑफिशियली ईरान नहीं है, और अगर उनके पास हो या ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन ऑफिशियली 7 आपकी 9 स्टेट्स ही। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास एक मुल्क, सिटी अब आता है, जेनेवा से हम आगे आते हैं वियना। ठीक है, वियना आप सबको पता है, ऑस्ट्रिया का कैपिटल है वियना। अब वियना जोन सा है, वियना आपका
फर्स्ट न्यूक्लियर स्टेट आपकी यूएसए थी, जिसने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम गिराए थे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए ऑफिशियल। अच्छा, वियना जो है आपका ऑस्ट्रिया, वियना क्या है आपका ऑस्ट्रिया का कैपिटल। अब कुछ दो तीन मुल्क, दो तीन आपकी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं इंपॉर्टेंट जो कहाँ आती हैं, जो कि आपकी वियना के अंदर भी आती हैं। अब वो कौन सी हैं वो याद रखेंगे, वो एक आपको मैं इधर लिखवा देता हूँ, उसको कहते हैं ओपेक। उसको क्या कहते हैं? ओपेक। ओपेक, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ओपेक का क्या मतलब है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। जो ऑयल है, जो पेट्रोल है आपका, पेट्रोल, वो मुल्क जो के ऑयल को बेचते हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं, जैसे सऊदी अरेबिया है, यूएई है, रशिया है, यूएसए है, ये सब ने मिलकर अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है और उसको कहा जाता है ओपेक। उसको क्या कहा जाता है? ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग एजेंसीज, ओपेक। ये कब बनी थी? ये 1960 के अंदर बनी थी। ये 1960 के अंदर बनी थी। और उस वक्त जो बगदाद था, इराक का जो कैपिटल है, बगदाद के अंदर ये बनी थी। बगदाद के अंदर ये बनी थी, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना। अभी जब तक ऊपर वियना लिखा है तो इसका मतलब मैं जो ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करूंगा उसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? वियना के अंदर होगा। ये बनी कहाँ थी? इसको बगदाद के अंदर 1960 के अंदर बनाया गया था, बगदाद के अंदर। ठीक हो गया। और उसके बाद इसके मेंबर्स कितने हैं ओपेक के? इसके 15 मेंबर्स हैं। 15 मेंबर्स हैं, मेंबर्स हैं। और ये आजकल के हवाले से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओपेक। ठीक हो गया। उसके बाद एक और ऑर्गेनाइजेशन जो कि वियना के अंदर है, उसकी अगर हम बात करें तो उसको कहते हैं IAEA। IAEA जो कि ईरान के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है? इसका है इंटरनेशनल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? वियना डिस्कस कर रहे हैं तो इसका हेडक्वार्टर भी वियना के ही अंदर होगा। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जोन सी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर भी वियना के अंदर है। और ये जोन सा है आपका, बनी कब थी? ये आपकी 1957 के अंदर जोन सी है। साथ अगर बताऊं तो जुलाई, जुलाई, और जुलाई को भी एग्जैक्ट अगर करें तो 29 जुलाई, 29 जुलाई 1957 के अंदर आपकी IAEA बनी थी। और जोन सा है ईरान के साथ जितनी आपकी एटॉमिक एनर्जी के हवाले से डील्स हो रही हैं, वो क्या है? वो आपकी IAEA ही कर रही है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक आपकी जो डील थी वो हुई थी 2015 के अंदर, 2015 के अंदर, जिसे कहते हैं JCPOA, JCPOA जिसे कहते हैं, JCPOA, जिसके बारे में बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है कि JCPOA डील कब हुई थी। JCPOA डील एक तो किसके रिलेटेड थी? ये डील थी ईरान के रिलेटेड, ईरान रिलेटेड। ईरान जैसे न्यूक्लियर वेपन्स की हमने बात की थी, तो ईरान को कहा गया था कि आप अपने न्यूक्लियर वेपन्स या आपकी जो एम्बिशंस है उसको खत्म कर दो। और JCPOA का क्या मतलब था? ज्वाइंट कंप्रीहेंसिव कंप्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, प्लान ऑफ एक्शन। ये आपकी 2015 के अंदर ये डील साइन हुई थी, जिसमें आपका कौन कौन सा शामिल था? यूएसए शामिल था, आपका यूरोपीय यूनियन शामिल था, आपकी IAEA शामिल थी, और इसमें इसका सिग्नेटरी कौन था? ईरान था। ईरान के साथ ये डील हुई थी। और दूसरा इसके हवाले से फिर इंपॉर्टेंट, JCPOA के हवाले से, क्योंकि IAEA कर रहे हैं तो इसके साथ ही इंपॉर्टेंट, ये जो आपकी डील थी JCPOA जिसे कहते हैं, JCPOA या JCPOA भी पढ़ लो, तो इसमें से ट्रंप ने यूनिलैटरली, यहां मैं पूरी लाइन लिख देता हूं, ट्रंप यूनिलैटरली विड्रॉ ट्रंप ने क्या किया? विड्रॉल कर लिया इस डील से। क्योंकि ट्रंप क्या था? ट्रंप क्या था? ट्रंप जोन सा है यूएसए इसका सिग्नेटरी था, सिग्नेटरी था इस डील का, ज्वाइंट कंप्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन का। तो उसने क्या किया? यूनिलैटरी का क्या मतलब होता है? एक तरफ से ही उसने खुद ही फैसला कर लिया। अब 5-6 लोगों ने मिलकर बैठकर ये डील साइन की ईरान के साथ। IAEA थी, यूएसए थी, यूएसए था, रशिया था, आपका आपका यूरोप था, मतलब काफी सारे जो बड़े बड़े मुल्क थे वो सब थे। लेकिन क्या हुआ? ये हुआ कि ट्रंप साहब ने कब किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2018।
2018 और मंथ भी लिखना है मई 2018 के अंदर ट्रंप ने क्या किया, यूनिलैटरली जोन सा है उसने क्या किया, उसने इससे विड्रॉ कर लिया। इससे क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया JCPOA। अब इसमें ये क्या है, ये है ऑफिशियल आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो कि एटॉमिक एनर्जी को क्या करती है, कंट्रोल करती है। एटॉमिक एनर्जी के हवाले से मुल्कों में, पाकिस्तान में भी इसके नुमाइंदे आते हैं। पाकिस्तान के एटॉमिक जो है वो हथियार हैं, और पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर, जिसे पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर एनर्जी बना रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहा है, उसको ये चेक करते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन सुपरवाइज करती है। जो पहले मैंने आई कैन की बात की थी, आई कैन जिसमें हमने इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स की बात की थी, वो एक कैंपेन है, वो एक क्या है, कैंपेन है जो कि काफी अरसे से चल रही है। उसको ऑर्गेनाइजेशन टाइप का दे दिया जो कि बिल्कुल अगेंस्ट है कि न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म कर दिया जाए। न्यूक्लियर आई कैन क्या कहती है, उसमें वर्ड है अबॉलिश का, कि खत्म कर दिया जाए न्यूक्लियर वेपन्स को। लेकिन IAEA क्या है, ये एक सुपरविजन बॉडी है, ये सुपरवाइज करती है। जैसे WHO क्या करती है, पूरी दुनिया के अंदर हेल्थ के मामलात को सुपरवाइज करती है। तो IAEA क्या है, ये एक सुपरविजन बॉडी है जो कि क्या करती है, न्यूक्लियर वेपन्स को पूरी दुनिया के अंदर जो सा किसी के पास न्यूक्लियर के रिलेटेड कोई भी टेक्नोलॉजी है उसको सुपरवाइज करती है। उसको क्या करती है, ये न्यूक्लियर को सुपरवाइज करती है। थर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो सी वियना के अंदर है वो है आपकी यूनिडो। उसे क्या कहते हैं, यूनिडो, UNIDO, यूनिडो। तो यूनिडो की अगर मैं बात करूं तो UN से यूनाइटेड नेशन ही बनता है। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और एंड में ऑर्गेनाइजेशन। यूनिडो का क्या मतलब है, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो अब ये क्या है, ये 3 ऑर्गेनाइजेशन हैं आपकी। इसका जो सा है कब बनी थी, नॉट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा बस इसका आपको हेडक्वार्टर पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रिया जो सा है वियना के अंदर इसका भी हेडक्वार्टर है। अब ये 3 ऑर्गेनाइजेशन हैं ऑस्ट्रिया की, क्या है, 3 ऑर्गेनाइजेशन हैं वियना की जिनके अंदर हेडक्वार्टर कहाँ है, वियना का। और इसको आपने किस तरह याद रखना है, आपने अपने ज़हन में, अब आपको इतना तो पता लग जाएगा कि हेडक्वार्टर्स अगर कौन कौन से शहरों में है, ज्यादातर जिनेवा में है, वियना में है, पेरिस में होंगे, लंदन में होंगे, न्यूयॉर्क में होंगे, वाशिंगटन में होंगे, ठीक है, ये भी आगे हम पढ़ेंगे। तो आपने क्या करना है, जब आपने एक चीज ट्रिक जो आपने याद रखनी है, वो आपने याद रखनी है वियना की, जो वियना की। तो आपने वियना शहर जब भी अपने आपके लोगों के जहन में आएगा वियना शहर, आपने क्या देखना है, आपने ये देखना है कि वियना शहर के अंदर, वियना के अंदर कोई मेयर था, कोई प्रेसिडेंट था, कोई प्राइम मिनिस्टर था, वो तकरीर कर रहा था। तो उसने क्या कहा, उसने अपने लोगों को ये कहा, उसने अपने लोगों को क्या कहा, उसने अपने लोगों को ये कहा कि भाई अगर आप लोग डेवलपमेंट चाहते हो, ये देखो डेवलपमेंट आ गई। उसने क्या कहा, वियना के अंदर डेवलपमेंट हुई, कैसे हुई वियना के अंदर डेवलपमेंट, वियना के अंदर जो डेवलपमेंट हुई वो उन्होंने की, क्या कहते हैं, एनर्जी से। वो उन्होंने क्या की, सॉरी मैं कहता हूं एनर्जी से, उन्होंने एनर्जी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस की। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी का मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी लिख लो, इलेक्ट्रिसिटी, कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा वियना के अंदर बनी, जिसकी वजह से उन्होंने क्या की, डेवलपमेंट की। तो फिर सवाल आता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने बनाई कैसे, तो वो इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने बनाई एटॉमिक एनर्जी से, एटॉमिक एनर्जी यूज की। लेकिन एटॉमिक एनर्जी बाद में यूज की, उससे पहले उन्होंने क्या यूज किया, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, ठीक है। या आप इसको दूसरा भी बना सकते हो कि वियना के अंदर जो डेवलपमेंट हुई, वियना के अंदर जो डेवलपमेंट हुई उसमें 2 चीजें, एक तो उनकी एटॉमिक एनर्जी का हाथ है, और दूसरा वैसे ही जहन में बिठाओ कि उन्होंने पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट किया, पेट्रोलियम को क्या किया, एक्सपोर्ट किया। तो इससे जो सा है आपको ये भी याद रह सकता है, ठीक हो गया। समय वीडियो ऑफ करें। वीडियो ऑफ रखा करो सब लोग, ठीक है, जज़ाकल्लाह। अच्छा, तो एटॉमिक एनर्जी, और इससे आप जो सा वियना का जो सा है वो इसको याद कर सकते हो। तो ये हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि वियना के हवाले से इंपॉर्टेंट थी। वो हमारे पास क्या थी, वियना के हवाले से क्या थी, इंपॉर्टेंट थी। अच्छा, वियना के बाद अगर हम बात करें, वियना के बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाता है लंदन। हमारे पास क्या आ जाता है, लंदन, UK। इसमें एक तो हमने देखा था, ठीक है, एक हमने क्या देखा था इसमें, मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक हो गया। एक हमने क्या देखा था इसमें, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशंस, तो हम पहले ही देख चुके थे। उसके बाद यहाँ एक और इंपॉर्टेंट है आपकी, वो है आपकी एमनेस्टी इंटरनेशनल। और थर्ड है यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम है, उसे कहा जाता है आपके कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसको क्या कहा जाता है, कॉमनवेल्थ नेशन। इसका ट्रिक आपने क्या याद रखना है कि I am कॉमन,
कि लंदन के जो लोग हैं ना, लंदन के जो लोग हैं, लंदन के जो लोग हैं, लंदन के जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, उनसे आप बात करो, वो कहते हैं कि हम कॉमन, आई एम कॉमन, वो क्या कहते हैं कि आई एम कॉमन, कि हम बड़े ना आम सादा से लोग हैं। लंदन के हवाले से आपने क्या ट्रिक याद रखना है कि आई एम कॉमन। तो आई एम कॉमन जो सा है उसमें क्या है, आई से अगर मैं बात करूं तो वही हमारे पास जो मैंने IMO, ये पहले मैं बता चुका हूं, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये हम क्या, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, लंदन यूके के अंदर है। सेकंड जौन सी एम से आपका बनेगा वो बनेगी आपकी एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल। और कॉमन जोन सा है, कॉमन से आपका बनेगा कॉमनवेल्थ, कॉमन वेल्थ ऑफ नेशंस। ये एक ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन थी और पहले जोन सी बहुत ज्यादा ये मशहूर होती थी, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारे लिए क्या है, ये भी हमारे लिए जोन सा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात कर लेते हैं, लंदन के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का काम क्या है, एमनेस्टी इंटरनेशनल के काम के वाले से बात करें तो ये ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम करती है, ह्यूमन राइट्स, ठीक है, ह्यूमन राइट्स का इसका फंक्शन है, ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम करती। बनी कब थी, 1961 के अंदर ये फाउंड हुई थी, और हेडक्वार्टर हम ऊपर लंदन की बात कर रहे हैं, तो वो हम इसको देख लेंगे। 1961 के अंदर बनी थी, अगर याद कर सकते हो तो इसको कर लेना, कभी इतना पूछा तो नहीं गया, लेकिन फिर भी एमनेस्टी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट है तो आपको ये पता होना चाहिए। और किस वजह से इसका इंपॉर्टेंट काम क्या है, जैसे पहले हमने डेवलपमेंट का देखा, हमने एटॉमिक एनर्जी का देखा, इसका क्या काम है, इसका काम है एमनेस्टी इंटरनेशनल का कि ह्यूमन राइट्स जहां अब्यूज हो रहा हो, ह्यूमन राइट्स जर्नलिस्ट के हवाले से, ये सारी रिपोर्ट्स आपकी एमनेस्टी इंटरनेशनल देती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लंदन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लंदन है। अब कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन की अगर हम बात करें, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन ये एक आपकी 54 मेंबर, 54 मेंबर आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, 54 है अभी भी। तो ये एक बनी थी जब, और ये बहुत पुरानी है, ये क्या है, अगर इसकी अगर हम बात करें तो ये आपकी जो क्या कहते हैं कॉमनवेल्थ नेशन है, ये बहुत पुरानी है। और यहां अगर मैं लिख दूं 1931 के अंदर, 1931 के अंदर लंदन के अंदर ये बनी थी, 1931 के अंदर, 1931 के अंदर लंदन के अंदर जोन सा है ये बनी थी। और इसका मकसद ये था उस वक्त कि जो बरतानिया, क्योंकि उस वक्त ज्यादातर जो इसके अंडर, बरतानिया के अंडर मुल्क थे वो आजाद हो रहे थे, तो ताकि वो बरतानिया के साथ मिलकर रहें, उनके साथ काम करें, तो इसलिए इसका मकसद था ये बनाने का। और इसमें क्या थे, 54 मेंबर्स हैं, और इसमें क्या थे, 54 मेंबर्स थे, बल्कि हैं अभी भी। और इसके हवाले से जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपने याद रखना है वो है 54th मेंबर, 54th मेंबर, जो इसका 54th मेंबर अभी इसमें जिसने इसे ज्वाइन किया है ना रिसेंटली, सबसे ज्यादा ये सवाल पूछा जाता है कि रिसेंटली जो कंट्री जिसने कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन को ज्वाइन किया है वो कौन है। एक तो 54th मेंबर होगा वो, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है मालदीव्स। एशिया के अंदर जो सा आपका मालदीव्स है, इसने 2020 फरवरी के अंदर, 2020 फरवरी के अंदर क्या किया है, इसने कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन को इसने क्या किया, मालदीव ने ज्वाइन किया है, मालदीव ने इसे ज्वाइन किया है। और पाकिस्तान के हवाले से दो तीन चीजें अभी लिख लो, पाकिस्तान अफेयर्स में रिपीट हो जाएंगी, वो ये कि पाकिस्तान ने इसको, पाकिस्तान ने इसको 1947 के अंदर ही ज्वाइन कर लिया था। ये सवाल पूछा जाता है कि पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन को कब ज्वाइन किया, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि पाकिस्तान ने इसको 1947 के अंदर ज्वाइन किया था, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि पाकिस्तान ने इसको लेफ्ट कर दिया था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान ने लेफ्ट कब किया था, पाकिस्तान ने इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया था 1972 के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1971 की जंग हुई थी, पाकिस्तान को कोई सपोर्ट नहीं मिली थी, और उसके बाद पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन को क्या किया था, 1972 के अंदर पाकिस्तान ने इसको लीव कर दिया था। लेकिन इन दोनों से ज्यादा फिर तीसरा एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, वो ये है कि पाकिस्तान ने रीज्वाइन कर लिया, पाकिस्तान ने रीज्वाइन कर लिया कॉमनवेल्थ नेशन को कब, 1989 के अंदर। 1989 के अंदर जब रूस, रशिया, सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से निकला, तो उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान ने 1989 के अंदर इसको ज्वाइन कर लिया कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन को, और पाकिस्तान इज मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लंदन के अंदर है, और ये 1931 के अंदर बनी थी। तो ये तीन चीजें इसके हवाले से इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान ने 1947 के अंदर इसको ज्वाइन किया, 72 के अंदर लेफ्ट किया, और 89 के अंदर, 1989 के अंदर इसको क्या कर लिया, इसको रीज्वाइन जोन सा है वो कर लिया कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन को। और फरवरी 2020 के अंदर मालदीव जोन सा है, मालदीव वो क्या है, मालदीव इसका रिसेंटली मेंबर बना है। उसके बाद मैं अगर बात करूं, उसके बाद अगर हम इसमें बात करें, इंपॉर्टेंट हमारे पास लंदन हो गया, लंदन के बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाता है पेरिस, लंदन के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, पेरिस, फ्रांस, ठीक हो गया, पेरिस या फ्रांस।
अच्छा, पेरिस और फ्रांस की बात करें तो पेरिस के हवाले से ना एक चीज अपने जहन में शुरू से बिठा ले, जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ आपने सिटी के साथ अटैच करके उसका ट्रिक बनाना है, तो हमेशा याद रखें, अपने जहन में बिठा लें कि पेरिस इज फेमस फॉर वर्क एंड स्टडी। बस ये दो लफ्ज जो उनसे ना अपने जहन में बिठा लें। कभी भी कोई आपसे पूछेगा आपके पेरिस, तो आपके जहन में क्या आना चाहिए कि पेरिस इज फेमस फॉर वर्क एंड स्टडी। पेरिस किस लिए फेमस है? पेरिस जो सा है वो आपका वर्क या स्टडी के हवाले से इंपॉर्टेंट है। या इसका एक और ट्रिक वो फिर मैं आपको बताता हूं, पहले एक ये चीज याद रखें। अच्छा, फिर दूसरी जो आप, अब ये तो हमने याद रख ली, ये किस लिए याद रखी? ये इसलिए रखी कि यहाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट है आपका यूनेस्को। यूनेस्को 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 का मतलब क्या है? यूएन, यूनाइटेड नेशन, ई से एजुकेशन, एस से एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है, इसका पूरा मतलब है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूनेस्को। यूनेस्को क्योंकि एजुकेशन, पाकिस्तान के अंदर यूनेस्को के अंडर स्कूल काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर साइंस के हवाले से ये बहुत ज्यादा यूनेस्को इन है। तो इस हवाले से, और जितने आपकी आपने सुना होगा यूनेस्को हेरिटेज साइट, जी फलाना वो, जैसे वो आपका क्या कहते हैं, ये इधर आई थिंक झेलम वाली साइड पे कटास राज मंदिर है जो, ठीक है, तो कटास राज मंदिर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसको क्या है, वो यूनेस्को हेरिटेज साइट है। वो किस में आती है? कल्चरल। यूनेस्को क्या करता है, जो आपकी कल्चरल साइट होती है उसको यूनेस्को ओवरसी करता है, उसके बारे में उसको देखता है कि भाईजान इसमें कोई हुकूमत इसका ख्याल रख रही है, इसके ऊपर कोई खराबी, कोई मामला खराब तो नहीं कर रहे। तो ये जितनी कल्चर साइट्स हैं उन सबको क्या करता है, ओवरसी करता है, यूनेस्को करता है, ठीक है। और ये आपकी इसका हेडक्वार्टर और कब बनी थी, ये दो इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर पेरिस के अंदर है, और बनी कब थी? ये 1945 के अंदर जो से ये बनी थी आपकी यूनेस्को। उसके बाद दूसरा जो पेरिस के हवाले से इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास ओईसीडी। ओईसीडी इसका बस नाम इंपॉर्टेंट है, और दूसरा आपने क्या याद रखना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस के अंदर। तो ओ से क्या है? ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन डेवलपमेंट, ये क्या है? ओईसीडी। अब हमने, एक तो मैंने कहा वर्क और स्टडी आपने याद रखना है पेरिस के हवाले से, दूसरा अगर इन दोनों को मिला के आपने ट्रिक याद रखना है ना, तो क्या याद रखें आप कि साइंस, एजुकेशन, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं अगर आपने क्या करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वियना के अंदर जो भाई साहब थे ना, उन्होंने क्या कहा था कि हमने डेवलपमेंट की, और वो क्या थी? वो आपकी थी यूनिडो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। वहां क्या था हमारे पास? यूनिडो था हमारे पास, वहां क्या था? यूनिडो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। वियना के अंदर ट्रिक में ये याद रख लीजिएगा कि वो जो मेयर या वजीर आजम खिताब कर रहा था, उसने क्या कहा था कि हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, किसके थ्रू? पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करके, और दूसरा हमने क्या किया? एटॉमिक एनर्जी से हमने क्या की? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की। यहां क्या बात हो रही है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होती है, या पेरिस है आपका फ्रांस, उसने इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे की है? उसने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की है साइंस और एजुकेशन के ऊपर फोकस करके। तो इस तरह से इन दोनों को आपने याद रखना है कि एक मुल्क है वियना, वहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो गई। कैसे हो गई? अब वो हमने देख लिया कि पेट्रोलियम एक्सपोर्ट किया उन्होंने, और दूसरा उन्होंने एटॉमिक एनर्जी के ऊपर काम किया। और जो पेरिस है, पेरिस के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं ताकि ये ट्रिक आप लोगों के जहन में बैठ जाए। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हुई कि उन्होंने साइंस के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर क्या किया? काम किया, ठीक है। तो ये पेरिस हो गया आपका। अच्छा जी, पेरिस के बाद अगर हम बात करें, पेरिस के बाद अगर हम बात करें, चले न्यूयॉर्क की बात करते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूयॉर्क, यूएसए, ठीक है। तो यूएसए के अंदर दो हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन से हैं। हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? वैसे तो तीन है, तो उसमें क्या है हमारे पास? सबसे पहले यूनिसेफ। यूनिसेफ हमारे पास क्या है? यूनिसेफ। यूनिसेफ जोन सा है, यूनिसेफ, इसकी बात करें तो फिर यूएन। यूनिसेफ क्या है? क्या कहते हैं? यूएन। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल, आई से इंटरनेशनल, आगे क्या है? चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी
फंड, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशन फंड, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क के अंदर है, और ये 1946 के अंदर जोन सा है ये बनी थी। यूनिसेफ जोन सी है, ये क्या है? आपके जो चिल्ड्रन के हवाले से जितने ये काम होते हैं, इसमें भी एजुकेशन आती है। आपने यूनिसेफ जोन सा देखा होगा कि यूनिसेफ जोन सा है, इसके अंडर कुछ स्कूल भी आते हैं, फिर बच्चों की जो सेहत है उसके हवाले से ये बहुत ज्यादा काम करती है। तो पाकिस्तान में भी यूनिसेफ बड़ी एक्टिव है। तो यूनिसेफ जोन सा है, इसका पूरा नाम आपको आना चाहिए, और ये कब बनी थी? 1946 के अंदर। उसके बाद हमारे पास यूएनडीपी, बहुत इंपॉर्टेंट, यूएनडीपी। यूएनडीपी के बारे में सवाल पूछा जाता है कि यूएनडीपी कब बनी थी? 1965 के अंदर, ठीक है, 1965 के अंदर। और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट पीस से प्रोग्राम, इसका भी पूछा जाता है। तो ये भी डेवलपमेंट के जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, डिफरेंट छोटी छोटी जगह पे एनजीओ के थ्रू डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट नाम से आपको पता है, तो इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि यूएनडीपी और यूनिसेफ ये दोनों क्या है, इनका हेडक्वार्टर भी आपके न्यूयॉर्क के अंदर है। इनका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? न्यूयॉर्क के अंदर है। फिर उसके बाद है यूएनएफपीए। यूएनएफपीए ये भी आजकल इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम करंट अफेयर्स में मैंने इसके रिलेटेड एक चीज बताई थी। तो ये आपका पॉपुलेशन कंट्रोल करती है। ये क्या है? पॉपुलेशन कंट्रोल करती है। तो ये क्या है? यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एजेंसी, ठीक है। यूएनएफपीए जोन सा है, क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल के हवाले से पाकिस्तान को भी कहा जाता है, ठीक है, यूएनएफपीए। तो यूएनएफपीए इस लिहाज से जोन सा है वो इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये जोन सा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जोन सा है इस हवाले से काफी ज्यादा जोन सा है वो इंपॉर्टेंट है। और इसके हवाले से जो मैंने करंट अफेयर्स बताया था कि पाकिस्तान का एम्बेसडर बनाया है पॉपुलेशन कंट्रोल का शहजाद रॉय को, ठीक है। तो ये आप लोग साथ लिख सकते हैं इसके हवाले से साथ ही कि जो पॉपुलेशन जो कंट्रोल है उसका पाकिस्तान ने एम्बेसडर किसको बनाया है? शहजाद रॉय को। शहजाद रॉय जोन सा है उसको क्या कहते हैं पाकिस्तान की तरफ से, इंटरनेशनल नहीं, लेकिन इसको क्या कहते हैं पूरी दुनिया ने नहीं बनाया, सिर्फ पाकिस्तान ने। ये आप लोगों ने इसको याद रखना है, ठीक है। अच्छा जी, ये तो इसके हवाले से बस इतनी इंफॉर्मेशन जोन सी है, इनफ है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास चीज है करने वाली, जिसको अभी हमने देखना है। वो है हमारे पास न्यूयॉर्क अगेन। न्यूयॉर्क के अंदर एक चीज है यूएन। हम उस वक्त से मैं हर चीज जहां भी यूएन आ रहा है मैं कह रहा हूं यूएन यूएन यूएन। तो यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी तो है ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में हम कोई 5-10 मिनट लेते हैं और इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोशिश करूंगा कि इसके हवाले से जितने आपके क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं वो मैं कवर कर दूं अभी। तो यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? मैंने ऊपर न्यूयॉर्क लिख दिया, साथ आप लिख सकते हो। तो यूएनओ है क्या? यूएनओ जोन सा है 1942 के अंदर, 1942 के अंदर अमेरिकी एक प्रेसिडेंट थे, उनका कहा जाता है, उनका नाम है फ्रैंकलिन डी रूजेवेल्ट, ठीक है। उनका क्या नाम है? रूजेवेल्ट। एफडीआर भी कहा जाता है, एफडीआर। रूजेवेल्ट साहब जो थे उन्होंने 1942 के अंदर क्या किया? उन्होंने नेम क्वाइन किया, नेम क्वाइन यूनाइटेड नेशन का, नेम क्वाइंड बाय यूनाइटेड नेशन का। ये सवाल पूछा जाता है कि नेम ऑफ यूनाइटेड नेशन इज क्वाइंड बाय, तो एफडीआर फ्रैंकलिन डी रोजावेल्ट साहब जो कि यूएस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने 1942 के अंदर इसका नाम क्वाइंड किया। और ये 1942 इसलिए लिखवाया है कि पूछा जाता है कि यूनाइटेड नेशन का सबसे पहले आइडिया कौन से ईयर में दिया गया या प्रपोजल कब दिया गया? तो 1942 के अंदर इसका प्रपोजल दिया गया। अच्छा जी, फिर बनी कब? ये बनी, डेट हर चीज इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर 24 1945 को ये बन जाती है। 1945 अक्टूबर 24 को आपकी जो यूएनओ है ये बन जाती है एक एजेंसी के तौर पर। इसका हेडक्वार्टर क्या है? सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। और इसके मेंबर्स कितने हैं? इसके मेंबर्स कितने हैं? वो हैं 193 मेंबर्स। 193 जोन से हैं इसके मेंबर हैं। और जो 193rd मेंबर है, 193rd मेंबर जो कि रिसेंटली जो ऐड हुआ है, सबसे लेटेस्ट पूछा जाता है, वो 2011 के अंदर, मैंने आप लोगों को पहले ये बताया है
वो है साउथ सूडान। जब हमने लैंड लॉक्ड कंट्रीज देखे थे, उसमें हमने देखा था कि 2011 के अंदर सूडान से इंडिपेंडेंट हो गया था साउथ सूडान। तो 2011 के अंदर साउथ सूडान 193rd मेंबर बना है यूनाइटेड नेशंस का। यूनाइटेड नेशंस का क्या है, ये मेंबर बना है 193rd। उस 2011 से पहले 192 जोन से हैं वो मेंबर थे। ठीक हो गया। ठीक हो गया। यूनाइटेड नेशन जोन सा है आपका, यूनाइटेड नेशन 1942 के अंदर एफडीआर जो कि यूएस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इसका नाम कॉइन किया। और नाम कॉइन करने के बाद 24 अक्टूबर 1945 को ये फाउंड हो गई। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क के अंदर। और इसके मेंबर कितने हैं, 193 इसके मेंबर हैं। और 193rd जो मेंबर आया है वो साउथ सूडान आया है 2011 के अंदर, 2011 के अंदर। और दूसरा अगर आपने लिखना है कि 1945 में जब ये बनी थी तो उस वक्त 51 फाउंडिंग मेंबर थे। जब बनी थी उस वक्त 51 फाउंडिंग मेंबर्स थे यूनाइटेड नेशन के, 51। और अब कितने हैं, 193। और पाकिस्तान जोन सा है, पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन किया था। पाकिस्तान ज्वाइंड यूएनओ यूएनओ पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था 30 सितंबर 1947 को। इंपॉर्टेंट डेट है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 30 सितंबर 1947 को पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन किया था। ठीक हो गया। यूनाइटेड नेशन को पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था 30 सितंबर 1947 को। और साथ ये लिख लिए कि 30 सितंबर 1947 को नॉट ओनली पाकिस्तान ज्वाइंड यूनाइटेड नेशन बट यमन आल्सो। पाकिस्तान / यमन भी लिख लीजिएगा। कभी पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान के साथ ऐसा कौन सा मुल्क था जिसने एक ही डेट को उसी दिन यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन किया था, तो वो आपका मुल्क था यमन। ठीक है, वो आपका मुल्क था यमन, जहां खाना जंगी चल रही है और जहां के हमने होती बागी भी देखे थे। ठीक है, तो यमन ने भी उसी डेट को यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन किया जब पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन किया। अच्छा जी, तो यूनाइटेड नेशन की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के हवाले से एक और चीज देख लेते हैं। पाकिस्तान के पहले यूनाइटेड नेशन के पतरस बुखारी, ये जल्दी लिखवा रहा हूँ क्योंकि ये बाद में मैं रिपीट भी करने हैं जब पाकिस्तान अफेयर्स में। तो फर्स्ट एम्बेसडर थे पाकिस्तान के यूएन, पाकिस्तान के फर्स्ट एम्बेसडर टू यूएन। ठीक है, फर्स्ट एम्बेसडर टू यूएन जोन सा है वो क्या है, वो आपका फर्स्ट एम्बेसडर टू यूएन पाकिस्तान की तरफ से वो कौन थे, पतरस बुखारी थे। वो कौन थे, पतरस बुखारी थे। उसके बाद अगर हम बात करें पतरस बुखारी के बाद, अभी करंट की बात करें, करंट पाकिस्तान के जोन से हैं वो कौन है, वो पाकिस्तान के हैं मुनीर अकरम। उनका क्या नाम है, मुनीर अकरम। अभी करंट, ये करंट या इनकम्बेंट, ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा इनकम्बेंट क्या होता है। तो मुनीर अकरम जोन से हैं वो अभी करंट है पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव। तो ये पाकिस्तान में फिर डिटेल में देखेंगे, अभी जस्ट इसको लिख लो, ज्यादा हमने यूएनओ को देखना है तो उसके हवाले से हम देखते हैं। अच्छा, तो यूएनओ की अब हम देख लेते हैं, ये इसको साइड पे करके। ऑफिशियल लैंग्वेजेस पूछा जाता है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है, एक तो हैं कितनी और कौन कौन सी हैं, 6 लैंग्वेजेस हैं ऑफिशियल। यूएनओ की कितनी लैंग्वेजेस हैं, 6 लैंग्वेजेस हैं। कौन कौन सी हैं, जल्दी जल्दी लिखवा देता हूं। अरेबिक, इंग्लिश, और इंग्लिश के बाद अगर हम बात करें तो आपकी फ्रेंच, फ्रेंच के बाद आपकी रशियन, स्पेनिश, और एक जोन सी है और होगी आपकी चाइनीज। हाँ, चाइनीज रह गई, चाइनीज। ये 6 लैंग्वेज हैं जो कि ऑफिशियल हैं। तो इनमें से सवाल इसी तरह पूछ लिया जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लैंग्वेज ऑफ यूएनओ। तो उसमें बीच में हिंदी लिखा होगा, उसमें कोई और लैंग्वेज लिखी होगी। तो आपको अगर 6 ये पता होंगी तो आप उसको सेपरेट उनको उस क्वेश्चन का आंसर सही तरह कर सकते हैं। ठीक होगा। उसके बाद यूनाइटेड नेशन जोन से है, इसके यूनाइटेड नेशन की अगर मैं बात करूं, यूनाइटेड नेशन यूएन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन। इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन से हैं, 6 हैं। ठीक है, उसकी अगर मैं बात करूं तो आपके पास जनरल असेंबली है। मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूं, सारे नहीं लिखूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। वैसे जनरल असेंबली आती है आपकी, सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल है। फिर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, एक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद एक आपकी ट्रस्टशिप काउंसिल है, ट्रस्टशिप काउंसिल है, नॉट इंपॉर्टेंट। फिर आईसीजे है, इसको हम अभी पढ़ेंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को, आईसीजे को। फिर यूएन सेक्रेटेरिएट है, यूएन सेक्रेटेरिएट। ये 6 हैं
प्रिंसिपल ऑर्गन यूएन के, जिसके बारे में सिर्फ ये पूछा जाता है कि टोटल प्रिंसिपल ऑर्गन कितने हैं, तो वो 6 हैं। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, उसके बाद ट्रस्टशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड यूएन सेक्रेटेरिएट। यूएन सेक्रेटेरिएट। तो अब जो ये सिक्योरिटी काउंसिल है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। जो सवाल पूछे जाते हैं वो ये है कि सिक्योरिटी काउंसिल कितने मेंबर्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। कि जो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल है, सिक्योरिटी काउंसिल, पहले इसको देख लेते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें 15 मेंबर्स होते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल्स के अंदर कितने, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कितने मेंबर्स होते हैं? 15 मेंबर्स होते हैं। और 15 मेंबर्स के अंदर 5 जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं, परमानेंट, और 10 जोन से हैं वो नॉन परमानेंट होते हैं। ये एक एक चीज जो मैं लिखवा रहा हूं, ये एक एक चीज आपके क्वेश्चंस हैं कि टोटल मेंबर्स कितने हैं सिक्योरिटी काउंसिल के। और सिक्योरिटी काउंसिल क्या है? ये ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। तो 5 परमानेंट मेंबर और 10 जोन से हम परमानेंट, नॉन परमानेंट। परमानेंट की बात करें तो परमानेंट जो मेंबर्स हैं इनको मैंने क्या कहा? इनको P5 कहा जाता है। और P5 मैंने पहले लिखवाए भी हैं, दोबारा लिख लो। यूएसए, यूके और चाइना, फ्रांस और रशिया। ठीक है। इसमें सवाल क्या पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो बीच में कनाडा की ऑप्शन होगी, जर्मनी की ऑप्शन होती है, इंडिया की ऑप्शन हो सकती है, जापान हो सकती है। तो याद रखिए 5 जो परमानेंट मेंबर हैं ये हैं, और इनके पास एक ऑप्शन होती है, उसे कहते हैं वीटो। वीटो की पावर, वीटो पावर। वीटो पावर क्या होती है? वीटो पावर, जस्ट ये भी सवाल पूछा जाता है कि वीटो पावर किन के पास होती है। कि यहाँ सवाल पूछा जाएगा, अगर थोड़ा सा ट्रिकी करेगा, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट हैव वीटो पावर। तो वीटो पावर हमेशा याद रखिएगा इन P5 के पास होगी। और वीटो पावर का क्या मतलब है कि अगर 5 लोग हैं, ये 5 मुल्क हैं, सिंपल अल्फाज में समझाता हूं कि 5 मुल्क हैं, 5 मुल्क में एक बात आई कि आज 5 मुल्क में से चाइना ने ये कहा कि आज बैठकर हम पिज्जा खाते हैं। चाइना ने क्या कहा कि हम बैठकर पिज्जा खाते हैं। तो उसमें से रशिया ने ये कहा कि नहीं भाई पिज्जा नहीं पसंद, आज हम बर्गर खाएंगे। तो फिर क्या होगा? सिर्फ एक मुल्क ने ये कह दिया कि मैंने ये काम नहीं करना, तो वो काम नहीं होगा। इसकी ये एग्जांपल सिंपलेस्ट मैंने बताई। इसकी ये रिसेंटली एग्जांपल बता देता हूं। यूक्रेन और रशिया का मामला चल रहा था, तो जब रशिया के मजम्मत के लिए करारदाद गई, तो रशिया क्योंकि खुद P5 का मेंबर है, तो उसने वीटो कर दिया। उसने क्या कहा? वीटो कर दिया। तो वीटो का क्या मतलब है कि अगर एक भी मेंबर मुल्क ये कह देगा कि भाई इस बात को इस तरह नहीं होना चाहिए, तो वो बात नहीं होगी। अगर अमेरिका कहता है, लेट्स सपोज अमेरिका कहता है, या कोई एक वो आती है, कोई करारदाद आती है कि पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगे, लेकिन चाइना कहे कि नो, आई एम वीटोइंग दिस रेजोल्यूशन, तो क्या होगा? पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी नहीं लग सकेगी। तो ये वीटो पावर होती है जो कि P5 5 मुल्कों के पास है। बाकी अब जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनको हम देख लेते हैं। इनके हवाले से अब एक एक चीज। जो 10 परमानेंट मेंबर हैं, नॉन परमानेंट मेंबर हैं, ये 2 साल के लिए सिलेक्ट होते हैं, 2 इयर्स। ये पूछा जाता है कि नॉन परमानेंट जो मेंबर्स मुल्क हैं, ये इनका ड्यूरेशन कितना होता है? ये 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर सिलेक्ट होते हैं, और 2 साल के बाद फिर नए 10 लोग जो से हैं मुल्क आ जाए। लोगों का क्या मतलब, मैं कह रहा हूं यहाँ मुल्क आ जाएंगे। ठीक है। 15 मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, 5 वहीं रहेंगे, और हर 2 साल बाद ये 10 जोन से हैं वो बदलते रहेंगे। ठीक हो गया? ये 10 जोन से हैं, ये क्या है? ये बदलते रहेंगे। फिर यहाँ एक और चीज आ जाती है, पाकिस्तान। पाकिस्तान का भी तो कोई होगा ना, पाकिस्तान भी तो परमानेंट, नॉन परमानेंट मेंबर बना होगा। तो पाकिस्तान अभी तक 7 टाइम्स मेंबर बना है। पाकिस्तान अभी तक 7 टाइम्स किसका? नॉन परमानेंट मेंबर बना है। परमानेंट तो नहीं बन सकता ना, परमानेंट तो 5 ही है। तो पाकिस्तान अभी तक 7 टाइम्स नॉन परमानेंट मेंबर बना है। और पहली दफा कब बना था? इंपॉर्टेंट है, 1952 में बना था। और 2 साल के लिए है ना, तो 1952 से 1952 और 1953 2 साल मुद्दत है। तो 52 53 में बना था, और बीच में और भी बहुत दफा 6 दफा बना। और लास्ट टाइम जो बना है वो इंपॉर्टेंट है, वो है आपका 2012 और 2013 के अंदर पाकिस्तान लास्ट टाइम यूनाइटेड नेशन का नॉन परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बना था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान टोटल कितनी दफा बना। ये अभी FPSC में रिपीट भी हुआ है सवाल लास्ट मंथ के पेपर के अंदर। और दूसरा, पाकिस्तान पहली दफा कब बना था? 1952 के अंदर, और लास्ट टाइम 2012 और 2013 के अंदर पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल का क्या है? नॉन परमानेंट मेंबर जो है वो बना है। उसके बाद अगर हम बात करें, तो उसके बाद हमारे पास एक होता है, जैसे मैंने UN सेक्रेटेरिएट की बात की, मैंने क्या की थी? UN सेक्रेटेरिएट की, ये एक वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन था।
तो यूएन सेक्रेटेरिएट में क्या होता है, यूएन सेक्रेटेरिएट के अंदर सेक्रेटरी जनरल बैठता है, सेक्रेटरी जनरल, ठीक है, जिसका आपने नाम बड़ा सुना हो, जैसे सेक्रेटरी जनरल बाकी। तो यूएन का जो सेक्रेटरी जनरल है, ये अगर कोई पूछ ले कि वो कौन से ऑर्गन में होता है, तो वो यूएन सेक्रेटेरिएट की सदारत करता है। तो यूएन सेक्रेटेरिएट का जो ये सेक्रेटेरिएट जनरल है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है एंटोनियो ग्वाटर्स, ठीक है, ग्वाटर्स। और ये भाई साहब बड़े इंपॉर्टेंट हैं, पुर्तगाल से इनका ताल्लुक है, पुर्तगाल से, ठीक है, पुर्तगाल के पुराने प्राइम मिनिस्टर हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं पुर्तगाल के, तो पुर्तगाल से इनका ताल्लुक है, एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं ये पुर्तगाल के। और ये अभी करंट क्या है, सेक्रेटरी जनरल है। और सेक्रेटरी जनरल का टेन्योर कितना होता है, 5 साल, 5 साल जो सा है सेक्रेटरी जनरल होता है। और ये अभी एक्सटेंशन पे हैं, ठीक है, एंटोनियो साहब, तो इनको इनको दोबारा री इलेक्ट कर लिया जाता है। तो ये जो है 2005 में 2016 में आए थे, तो 2016 के बाद 21 में अभी दोबारा हुए हैं, तो ये आई थिंक मेरे ख्याल के मुताबिक 2026 तक शायद ये रहेंगे, तो 5 साल। अब ये जो सेक्रेटरी जनरल है उसका टेन्योर कितना होता है, 5 साल होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और यहाँ साथ एक और लिख लें, फर्स्ट यूएन सेक्रेटरी जनरल के बारे में पूछ लिया जाता है, यूएन सेक्रेटरी जनरल, ठीक है, फर्स्ट, तो उनका क्या नाम था, उनका नाम था ट्रैगवी लाए, मैंने टाइगर कह दिया, ट्रिगवी, TRYGVE, ट्रिगवी लाए, ये फर्स्ट यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल थे और इनका ताल्लुक नॉर्वे से था। तो इनके बारे में भी सवाल, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट आपको पता है हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ट्रिगवे लाए साहब जो से हैं, इनका नॉर्वे से ताल्लुक था और ये यूनाइटेड नेशन के पहले सेक्रेटरी जनरल थे, ये यूनाइटेड नेशन के क्या थे, पहले सेक्रेटरी जनरल थे। अच्छा जी, यहां तक उम्मीद है चीजें क्लियर होंगी, यहां तक किसी को कोई मसला मसाइल है तो मुझे बताओ। कोई मसला मसाइल है यहां तक? ठीक है। अच्छा, अब प्रिंसिपल ऑर्गन के अंदर हमने एक और देखा था, वो था यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जनरल असेंबली। अब जनरल असेंबली जो सी है ना, ये वही असेंबली है जहां से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और बाकी लोग जाकर खिताब करते हैं, ठीक है, ये वही है आपकी जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन, ये प्रिंसिपल, वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हर साल इजलास होता है, और इसका इजलास कब होता है, हर साल सितंबर में होता है, एवरी ईयर, सितंबर एवरी ईयर इसका इजलास होता है, एवरी ईयर, ठीक है, सितंबर के अंदर। और इस साल जो 2021 का जो इजलास हुआ है सितंबर के अंदर, वो 76th सेशन था, 76th सेशन ऑफ जनरल असेंबली। ये मैंने करंट अफेयर्स में करवाया था सितंबर के, अगर किसी ने वो देखना हो तो आप यूट्यूब पे जाके 76 सितंबर के करंट अफेयर्स को अगर देखोगे तो उसके अंदर मैंने ये डिस्कशन की है कि 76 सेशन हुआ है सितंबर 2021 के अंदर, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने वीडियो लिंक के थ्रू खिताब किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछ लेते हैं कि अब जो रिसेंट सवाल आ रहे हैं कि उसमें हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो वहां खुद गए थे, नहीं गए थे, वो उन्होंने वीडियो लिंक के थ्रू खिताब किया था। 76 में भी वीडियो लिंक के थ्रू खिताब किया था, 75th में भी वीडियो लिंक के थ्रू खिताब किया था, और 74th सेशन जो हुआ था 2019 के अंदर, उसमें वो खुद गए थे, ठीक है, 74th सेशन जो कि उसमें वो खुद गए थे प्राइम मिनिस्टर साहब, ठीक है, जिसमें उनका वो बड़ा फेमस उनका खिताब था। तो वो 74th उनका खिताब था 74th सेशन के अंदर। तो ये जो सेशन होता है ना, इसका हर साल प्रेसिडेंट चेंज होता है, प्रेसिडेंट ऑफ यूएनजीए जनरल असेंबली, इसका टेन्योर क्या है, 1 ईयर, 1 ईयर। हर साल नया इजलास होगा, नया प्रेसिडेंट होगा, ठीक है, हर साल। 2000 जो 75th सेशन हुआ था, उसके टर्की के थे वोल्कन बजीर, आई थिंक वोल्कन उनका नाम था, वो इजलास की सदारत कर रहे थे। अब जो 76 सेशन हुआ है, तो अब जो नए प्रेसिडेंट साहब आए हैं, जैसे ही आए हैं उसके साथ ही ये इनका एग्जाम के अंदर सवाल भी आ गया, अब्दुल्ला शाहिद। ये जिस दिन उनका अनाउंस हुआ है, उसके बाद नवंबर में जो पेपर हुआ था उसके अंदर इनका नाम पूछा गया था, और पूछा क्या गया था कि इनका ताल्लुक कहां से है, इनका ताल्लुक है मालदीव्स से, मालदीव्स, ठीक है, तो मालदीव से इनका ताल्लुक है। और ये क्या है, ये जनरल असेंबली के क्या है, प्रेसिडेंट है। और ये कितने साल, ये 1 साल के लिए होंगे। अब जब अगले साल, इसी साल 2022 के अंदर 77th सेशन होगा, ठीक है, तो तब जो सा है नया प्रेसिडेंट आ जाएगा, ठीक है, 77th सेशन सितंबर 2022 में जब होगा, तो फिर क्या होगा, फिर एक नया प्रेसिडेंट जो है वो आ जाएगा। अभी के लिए अब्दुल्ला शाहिद साहब हैं, और वो मालदीव से उनका ताल्लुक है। अब यहां मैं 2 मिनट रुक के एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं, सवाल में कंफ्यूज नहीं होना कि प्रेसिडेंट ऑफ
यूएनजीए, मैं क्या लिखा है, प्रेसिडेंट ऑफ यूएनजीए है अब्दुल्ला शाहिद, और सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन कौन है, वो है एंटोनियो गुटेरेस। तो ये इनमें कंफ्यूज नहीं होना, वो उन्होंने यूनाइटेड नेशन का प्रेसिडेंट पूछा होता है तो लोगों को लगता है कि वो एंटोनियो गुटेरेस साहब जो हैं उसका नाम लगाते हैं। उन्होंने पूछा होता है सेक्रेटरी जनरल, तो जिन्होंने अब्दुल्ला शाहिद साहब को पढ़ा होगा वो ये लगाते हैं। तो ये प्रेसिडेंट हैं जनरल असेंबली के, वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। और जो वो आपके एंटोनियो गुटेरेस साहब जिनका ताल्लुक पुर्तगाल से है, वो क्या है, वो सेक्रेटरी जनरल हैं। वो सेक्रेटरी जनरल किसके हैं, वो सेक्रेटरी जनरल हैं आपके, ना के प्रेसिडेंट हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई। 77 मैंने ये बताया कि 77 सेशन अब होगा 2022 के अंदर, सितंबर 2022 के अंदर 77 सेशन होगा, मैंने ये बताया। ठीक है, यूनाइटेड नेशन क्लियर हो गया, और इसका हेडक्वार्टर भी आपका न्यूयॉर्क के अंदर है। अच्छा जी, उसके बाद अब हमारे पास बस एक इटली रह गया और 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस और हैं, फिर हम वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह लेक्चर को। तो हमारे पास इटली इंपॉर्टेंट है। इटली, अभी तक हमने, सॉरी, इटली का कैपिटल रोम, जहां ऑर्गेनाइजेशन है रोम। ठीक है, नहीं हेड, वही मैंने बात बताई ना कि इनके डिफरेंट है ना। अब जैसे यूएन सेक्रेटेरिएट को कौन हेड कर रहा है, यूएन सेक्रेटेरिएट को हेड कर रहा है सेक्रेटरी जनरल। यूएन सेक्रेटेरिएट को कौन हेड कर रहा है, सेक्रेटरी जनरल, जिसका नाम क्या था, एंटोनियो गुटेरेस। जो जनरल असेंबली है, जो जनरल असेंबली है उसको कौन हेड कर रहा है जी, जनरल असेंबली को जो हेड कर रहा है वो आपका, अल्लाह भला करे, प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला शाहिद साहब। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब यूएन ट्रस्टीशिप जो सा उसका भी कोई मे बी हेड होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी पूछा भी नहीं गया, क्योंकि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट वो चीजें होती हैं जो एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट वो चीजें हो जाती हैं जिसके बारे में डिस्कशन होती है, जो बार बार न्यूज में आते हैं। तो ये एंटोनियो गुटेरेस साहब 2 दिन बाद न्यूज में आए होते हैं। तो अभी यूक्रेन वॉर पे भी आए थे कि प्लीज फॉर गॉड सेक स्टॉप द वॉर। तो इस वजह से ना ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये इस तरह की पर्सनैलिटीज। अच्छा जी, रोम की बात करें तो रोम इज फेमस फॉर फूड। रोम के हवाले से हमेशा आपने याद रखना है फूड, फूड के हवाले से जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो आपकी रोम के अंदर होंगी। ठीक है, और वो कौन कौन सी हैं, वो आपकी 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एफएओ, एफएओ, और दूसरी है डब्ल्यूएफपी। एफएओ के बारे में याद रखें, ये वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जिसको पाकिस्तान ने बनने के बाद सबसे पहले ज्वाइन किया था, वो ये ऑर्गेनाइजेशन थी एफएओ। और इसका पूरा क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान ने सबसे पहले ज्वाइन किया था। पाकिस्तान ने अपने बनने के बाद कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहले ज्वाइन किया था, वो है एफएओ। वो क्या है आपकी एफएओ। ये कब बनी थी, ये आपकी 1945 के अंदर बनी थी। 1945 के अंदर जोन सी है ये आपकी बनी थी। कनाडा के अंदर एक शहर है, कनाडा के अंदर ये बनी थी। क्या कहते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि 1945 के अंदर ये बनी थी। उसके बाद जो दूसरी आपके पास है डब्ल्यूएफपी, जिसका पूरा नाम है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसके प्रोग्राम, ठीक है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम, इटली की बात कर रहे हैं तो रोम के अंदर है। कब बनी थी जी, 1961 के अंदर ये बनी। कब बनी थी ये, 1961 के अंदर जोन सा है ये बनी थी। और उसके बाद जी, ये इंपॉर्टेंट क्यों है सबसे ज्यादा, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट वीक हमने नोबेल प्राइजेस का टॉपिक करना है, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहां साथ लिख लें कि 2020 का जो नोबेल पीस प्राइज मिला था, अगर अगर अभी किसी को समझ नहीं आएगी पीस प्राइज क्या है तो उसमें क्लियर हो जाएगा। नोबेल पीस प्राइज मिला था डब्ल्यूएफपी को, 2020 का नोबेल पीस प्राइज मिला था डब्ल्यूएफपी को, क्योंकि इस एजेंसी ने काम किया था हंगर खत्म करने के लिए, भूख को खत्म करने के लिए। कोविड के दिनों के अंदर लोगों को खाना पहुंचाया था, क्योंकि ये देखे ना फूड के रिलेटेड है, फूड के रिलेटेड है। तो डब्ल्यूएफपी को 2020 का क्या कहते हैं, 2020 का क्या मिला था, 2020 का पीस प्राइज जोन सा है वो डब्ल्यूएफओ को मिला था। एफएओ का पाकिस्तान के रिलेटेड मैंने ये बताया कि 1947 के अंदर जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान ने, पूछा जाता है सबसे पहले कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था, वो एफएओ था। कि पाकिस्तान ने अपने बनने के बाद सबसे पहले एफएओ को ज्वाइन किया था। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना था, और अगस्त के एंड में या मे बी सितंबर, वो डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी पूछी भी नहीं गई, एग्जैक्ट कहीं मिलती भी नहीं है, लेकिन ये बस याद रखें कि एफएओ को पाकिस्तान ने सबसे पहले ज्वाइन किया था। ठीक हो गया। उसके बाद आपकी एक और भी है आईएफएडी।
उसका भी यहाँ वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लिख लें IFAD। ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है फूड के रिलेटेड, मैंने कहा ना फूड के रिलेटेड, ठीक है। तो इसका क्या है, इंटरनेशनल फंड फॉर AD एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो मैंने कहा फूड और एग्रीकल्चर के हवाले से जो भी ऑर्गेनाइजेशन आएंगी वो आपकी, उनका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, उनका हेडक्वार्टर आपका रोम के अंदर होगा। रोम इटली आप ये समझ लें कि रोम जोन सा है वो, वहां के लोग जोन से फूड के हवाले से बड़े शौकीन है या उनको फूड बड़ा पसंद है, तो इस हवाले से फूड एग्रीकल्चर इनकी जितनी बातें होंगी ये सारी आपकी इटली रोम के अंदर जोन सी हैं ही पाई जाएंगी। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास एक आ जाता है हाग या हेग, इसे कह दिया जाता है हेग, नेदरलैंड, ठीक है। हेग कहाँ आता है, नेदरलैंड। इसके अंदर अभी जो प्रिंसिपल ऑर्गन हमने देखा आईसीजे, तो आईसीजे जो सा है वो आपका हेग नेदरलैंड के अंदर आता है। और इसको क्या कहा जाता है, इसको ये है आपकी इंटरनेशनल, बहुत सवाल इंपॉर्टेंट इसके बारे में पूछा जाता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कोर्ट ऑफ जस्टिस। और ये वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन है आपकी यूनाइटेड नेशन का, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये जो आपके जितने कोई मामलात होते हैं, ये अभी रिसेंटली, अभी करंट अफेयर्स में करवाऊंगा आपको मार्च में, कि ये जो अभी आपका रेकोडेक का एक फैसला आया है, ठीक है, जो पाकिस्तान की सेटलमेंट हुई है, तो पाकिस्तान को जो फाइन लगा था रेकोडेक का, वो आईसीजे ने लगाया था। वो किसने, आईसीजे ने लगाया था। ये जो आपका कलभूषण साहब पकड़े गए थे, इंडिया से कलभूषण आया था, कलभूषण का फैसला जो सा पाकिस्तान के अगेंस्ट आया था, वो भी आईसीजे ने कलभूषण का फैसला किया था। कुलभूषण का फैसला भी, कलभूषण यादव 2016 के अंदर ये पकड़ा गया था, ठीक है। कुलभूषण यादव साहब जो से हैं, तो कुलभूषण यादव साहब का फैसला भी आईसीजे, तो ये क्या करती है, ये फैसले ये करती है आईसीजे। और 1945 के अंदर ये बनी थी, 1945 के अंदर ये बनी थी। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, हेग नेदरलैंड के अंदर। और इसका हवाले से याद रखिएगा, पूछा जाता है इसके अंदर कितने जज होते हैं, टोटल 15 जजेस होते हैं इसके अंदर। इसके अंदर 15 जजेस होते हैं, और हर जज का टेन्योर कौन सा है, 9 साल का होता है। टेन्योर एक जज का कितना होता है, 9 साल, 9 ईयर, ठीक हो गया। 9 ईयर जोन सा है वो क्या है, आप इसमें 9 ईयर जोन सा है, 9 ईयर इसका टेन्योर है एक जज का। 15 जज होते हैं टोटल। ये सवाल है सारे रिपीटेड सवाल हैं कि आईसीजे के जज कितने होते हैं, 15 जज। एक जज का टेन्योर कितना है, 9 साल, ठीक है। और कुलभूषण यादव जोन सा इंडिया का जासूस था, जो कि पाकिस्तान के अंदर आया था, 2016 के अंदर पकड़ा गया था। कुलभूषण यादव स्पाई है, इंडिया का जासूस पाकिस्तान के अंदर आया था। तो 9 साल इसका टेन्योर है आपका आईसीजे के जो जज का। और पाकिस्तान का एक ही बंदा जिसने, ये सवाल भी पूछा जाता है कि पाकिस्तान का वाहिद वो बंदा जो कि आईसीजे का जज रहा है, उसका नाम बताएं। उसका नाम है जफरुल्ला। उसका क्या नाम है, जफरुल्ला खान, जो पाकिस्तान के पहले फॉरेन मिनिस्टर भी थे। जफरुल्ला खान, ओनली फ्रॉम पाकिस्तान टू बिकेम जज ऑफ आईसीजे, वाहिद पाकिस्तानी जो कि आईसीजे के क्या है, जज रहे हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये नाम जो ओनली हो, फर्स्ट हो, लास्ट हो, वो हमारे लिए क्या होता है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो जफरुल्ला खान। इसके बाद एक होता है एडहॉक जज। एक सेकंड जरा मैं पानी पी। अच्छा, एक होता है एडहॉक जज। एडहॉक जज होता है टेम्परेरी जज, ठीक है। आप 2 महीने के लिए किसी को एडहॉक लगा दो, किसी को 1 साल के लिए लगा दो, ठीक है। जफरुल्ला खान जोन से हैं पाकिस्तान की तरफ से वाहिद वो बंदे हैं जो कि इन 15 जजेस में से, मतलब 15 तो एक वक्त होते हैं ना, तो पाकिस्तान की तारीख के वाहिद बंदे हैं जो कि आईसीजे में पाकिस्तान की तरफ से जज रहे हैं। ये बंदे आईसीजे के अंदर पाकिस्तान की तरफ से जज रहे हैं, क्योंकि ये जो जजेस होते हैं ये डिफरेंट मुल्कों से लगाए जाते हैं ना। तो पाकिस्तान की तरफ से एक ही बंदे को लगाया गया है। ये 1960s की बात है, 1954 से आई थिंक ऑनवर्ड, या 1960s के अंदर इनको लगाया गया था। ये पाकिस्तान की तरफ से वाहिद बंदे हैं। वही मैं बता रहा हूँ, नहीं तसद्दुक हुसैन जिलानी नहीं लगे थे, वो बताया है कि वो नहीं लगे थे। वो होते हैं, एक होते हैं एडहॉक जज, एडहॉक। तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब जो थे ना, वो गए थे मुकदमा लड़ने के लिए पाकिस्तान का, और वो दूसरा गए थे एज एडहॉक जज, ठीक है। तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी तरह एडहॉक जज की तरफ बात करें तो शरीफुद्दीन पीरजादा भी थे, एडहॉक शरीफुद्दीन पीरजादा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे लिख लो पीरजादा, बस इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एग्जाम में नहीं पूछा जाता, एग्जाम में सिर्फ ये पूछा जाता है।
ठीक है। एडहॉक जज के तौर पे शरीफुद्दीन पीरजादा भी गए थे, और तसद्दुक हुसैन जिलानी जोन से हैं वो भी एडहॉक जज के तौर पे, लेकिन परमानेंट जज के तौर पे पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ जफरुल्लाह खान, ठीक है, जफरुल्लाह खान ओनली परमानेंट पाकिस्तान की तरफ से जो गए हैं। तो ये आईसीजे थी जो कि हैग नेदरलैंड के अंदर थी, और यहाँ हमारे पास दूसरी एक और इंपॉर्टेंट है, वो है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका नाम नहीं है, ये क्या है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल सॉरी क्राइम कोर्ट, क्रिमिनल नहीं क्राइम कोर्ट, ठीक है, इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट आईसीसी 2002 के अंदर ये बनी, 2002 के अंदर जो सी है ये बनी, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? जो इसका मकसद क्या है, वार क्राइम्स को प्रोब करना, उनके बारे में, अगर कहीं जंग हो रही है, वहां आपने वहां के लोगों को कत्ल किया है, वहां जो सा है नाहक लोगों को मारा है, वहां अगर आपने आपके अगेंस्ट रेप की एलिगेशंस हैं, तो ये सब क्या होते हैं, ये वार क्राइम्स होते हैं। और वार क्राइम्स को कौन इन्वेस्टिगेट करता है, आईसीसी करती है, इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट, और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेग नेदरलैंड के अंदर। और कब बनी है, 2002 के अंदर ये बनी है। और आईसीसी के अंदर अभी रिसेंटली भी दरखास्त गई है कि आप इसको क्या कहते हैं, रशिया को करें, कि रशिया ने वार क्राइम किए हैं अगेंस्ट यूक्रेन, ठीक है। और फिर आईसीसी ने क्या किया है, आईसीसी को लास्ट ईयर जोन सा इसको ये मैंडेट भी दिया गया है कि इसराइल को भी ये इसराइल को भी प्रोब कर सकती है, आईसीसी इसराइल को भी प्रोब कर सकती है कि वहां इसराइल ने फलस्तीन के अंदर क्या किए, वार क्राइम किए हैं। दूसरा, आईसीसी के अंदर एक मुकदमा चल रहा है, आईसीसी के अंदर अगेंस्ट रोहिंग्या मुस्लिम्स, ठीक है। इसके बारे में हम देख चुके हैं कि रोहिंग्या मुस्लिम्स रखाइन स्टेट से थे, ठीक है, म्यांमार जिसका पुराना नाम बर्मा था, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। तो रोहिंग्या मुस्लिम्स जोन से हैं कि रोहिंग्या मुस्लिम्स के ऊपर म्यांमार ने क्या किया, वार क्राइम किए हैं। तो ये वार क्राइम का मुकदमा कहां चल रहा है, आईसीसी के अंदर। और ये मुकदमा किसने चलाया है, गैम्बिया ने ये मुकदमा दर्ज किया था अगेंस्ट म्यांमार। मैं यहां लिख देता हूं, गैम्बिया वर्सेस म्यांमार, और ये सवाल अभी रिसेंटली पूछा भी गया था, ठीक है, गैम्बिया वर्सेस म्यांमार। गैम्बिया ने म्यांमार के ऊपर मुकदमा किया है कि उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों का कत्लेआम किया है, और वो मुकदमा कहां चल रहा है, आईसीसी के अंदर चल रहा है, और गैम्बिया ने वो मुकदमा जीता भी है, ठीक है। तो ये जो सा आपका करंट अफेयर्स का भी कह सकते हैं, या ओवरऑल, तो ये भी आपका इसका आईसीसी के हवाले से एक सवाल ये भी आपका बन सकता है, ठीक है। तो ये हेग जोन सा है नेदरलैंड, इसमें के अंदर हमारे पास दो ऑर्गेनाइजेशंस तो नहीं कह सकते, कोर्ट्स हैं, लेकिन ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्ल्ड पूरी दुनिया की हैं, तो हम इनको ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ही ट्रीट करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो है आपकी बर्लिन, ठीक है। बर्लिन मुल्क कहाँ का, जर्मनी, ठीक है, जर्मनी, बर्लिन जर्मनी। तो जो जर्मनी है, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जोन सी है वो है आपकी टीआई को क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आपकी कहाँ है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है आप बनी आपकी 1993 के अंदर बनी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बर्लिन के अंदर, 1993 के अंदर जोन सा है ये आपकी बनी, ठीक हो गया। और उसके बाद जोन सा है ये आपकी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बर्लिन के अंदर। और ये क्या करती है, ये एक इंडेक्स देती है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ठीक है। तो किसी मुल्क में करप्शन किस तरह के है, उसका परसेप्शन लोगों के अंदर क्या है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली जो सा है इसका परसेप्शन इंडेक्स 2021 जो आया है, 2021 जो आया है, तो करंट अफेयर्स में ये अभी हमने देखा भी है जनवरी में, उसमें पाकिस्तान जोन सा है, पाकिस्तान कितने नंबर पे उस इंडेक्स में आया है, 140 पे, 140 में आया है पाकिस्तान 2021 के इंडेक्स के अंदर। 2020 का जो इंडेक्स था उसमें पाकिस्तान 124th पोजीशन पे था, और 2019 का जो इंडेक्स था उसमें पाकिस्तान 120वीं पोजीशन पे था, ठीक है। और ये इंडेक्स टोटल कितने मुल्कों पे होता है, 180 कंट्रीज। अब पाकिस्तान, अब ये लिख लो फिर मैं इसको बता देता हूं कि टोटल मुल्क कितने हैं, 180 में से 2021 के अंदर पाकिस्तान का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 140, मतलब पाकिस्तान में करप्शन का परसेप्शन बढ़ गया है। 2020 के अंदर 180 में से पाकिस्तान 124th नंबर पे था, और 2019 के अंदर 120 नंबर पर था पाकिस्तान, ठीक है, 120 नंबर पर था 2019 के अंदर। फिर 2020 के अंदर पाकिस्तान का क्या हुआ, 124th परसेप्शन इंडेक्स बढ़ गया, और अभी रिसेंटली जो सा है 2021 के अंदर वो 140 है,
वो पाकिस्तान का क्या है 140 है। और सबसे लीस्ट करप्ट जो मुल्क हैं उनकी अगर बात करें कि सबसे जो टॉप जिनमें परसेप्शन इंडेक्स बिल्कुल कम है, वो है आपका डेनमार्क, स्कैंडिनेवियन कंट्री आपका, ठीक है, डेनमार्क है आपका, ठीक हो गया, डेनमार्क प्लस न्यूजीलैंड भी है आपका, न्यूजीलैंड, ठीक। इन्होंने, इनमें सबसे कम करप्शन है। और मोस्ट करप्ट जो उनसे है, मोस्ट करप्ट, उनकी अगर मैं बात करूं मोस्ट करप्ट की, तो मोस्ट करप्ट के अंदर जो सा है आपका साउथ सूडान, जो कि अभी मेंबर बना है 2011 के अंदर यूएनओ का, साउथ सूडान, सोमालिया, ये वो मुल्क हैं जो कि आपके सबसे ज्यादा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में सबसे ज्यादा टॉप पे आते हैं, ठीक है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में सबसे ज्यादा टॉप पे कौन से मुल्क आते हैं? सबसे ज्यादा आपके जो टॉप पे मुल्क आते हैं वो है आपके साउथ सूडान और सोमालिया, जो है ये आपके सबसे ज्यादा टॉप के ऊपर आते हैं। उसके बाद एक इन सबसे इंडिविजुअल एक चीज लिख लो, क्योंकि वो क्या कहते हैं आपकी स्विट्जरलैंड के हवाले से है, वो आपकी स्विट्जरलैंड के हवाले से है। स्विट्जरलैंड का एक मुल्क है, स्विट्जरलैंड का एक सॉरी शहर है, उसका नाम है ग्लैंड। ग्लैंड सिटी किसका है? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। ग्लैंड किसका सिटी है? स्विट्जरलैंड का सिटी है। यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे करवानी तो पहले चाहिए थी लेकिन चलें, WWF, ठीक है, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन, ना लिखना, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ना लिखना प्लीज। तो WWF क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वाइड फंड। WWF का क्या मतलब है? वर्ल्ड वाइड फंड। वर्ल्ड वाइड फंड जो सा है ये 1961 के अंदर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। एक इसके हवाले से दो चीजें बस याद रखनी है आपने। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? ग्लैंड में, ग्लैंड जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर है, जिनेवा के अंदर नहीं है। जिनेवा सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसेस अपनी जगह होगा, लेकिन WWF का कहाँ है? ग्लैंड के अंदर हेडक्वार्टर है, 1961 के अंदर बनी थी। और इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस होता है एनिमल्स की वेलफेयर के लिए, प्लांट्स की वेलफेयर के लिए, आपके इकोसिस्टम की वेलफेयर के लिए ये काम करती है ये ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एनिमल्स, उनकी प्रोटेक्शन, तो ये दो तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए कि एनिमल्स, प्लांट्स, इकोसिस्टम, आपकी ओवरऑल क्लाइमेट जो सा है, क्लाइमेट, उसके हवाले से ये WWF काम करती है। और इसके हवाले से सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जो जाता है वो ये पूछा जाता है कि पांडा इज द लोगो ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो पांडा जो सा है, पांडा जो क्यूट होता है, पांडा, पांडा क्या है? इसका ऑफिशियल लोगो है। अभी भी अगर आप WWF गूगल पे सर्च करोगे तो आपको साइड पे पांडा नजर आएगा। आपको क्या नजर आएगा? पांडा। तो आपने ये याद रखना है पांडा के हवाले से कि WWF का ऑफिशियल लोगो क्या है? उसका ऑफिशियल लोगो जो सा है वो क्या है? पांडा। वो क्या है? पांडा। अब यहां तक मुझे बताओ, यहां तक चीजें क्लियर हैं? किसी का कोई मसला मसाइल हो, किसी को कोई सवाल जवाब हो तो मुझे बताओ। अच्छा जी, अब जो हम सिटी देखेंगे वो है हमारे पास वाशिंगटन, वाशिंगटन DC, अमेरिका, ठीक है, USA। न्यूयॉर्क हमने देखा, वाशिंगटन DC। तो वाशिंगटन DC के हवाले से याद रखिए कि दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं। वाशिंगटन में पैसा, आजकल आप हमारी सियासत में भी सुन रहे होंगे कि अमेरिका पैसा चला रहा है। तो आप ये ज़हन में रखें कि USA, जब भी आपके ज़हन में USA आएगा, वाशिंगटन आएगा, वाशिंगटन को पैसे से याद रखें। तो पैसा जब भी ज़हन में आएगा तो दो ऑर्गेनाइजेशंस आपके ज़हन में आएंगी, IMF और वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक, IMF और वर्ल्ड बैंक। IMF का क्या मतलब है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी, मनी के से, पैसे से, मॉनेटरी फंड, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जोन सा है। और जोन सा है ये दोनों आपके 1944 के अंदर बने, वर्ल्ड बैंक भी और IMF भी 1944 के अंदर। और किसके हवाले किस कॉन्फ्रेंस या किस वजह से बने वो बड़े इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ साथ लिख लें, ब्रेटन ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस जो कि 1944 के अंदर हुई थी। तो इसके हवाले से पूछा जाता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो सा है वो तश्कील पाई थी। तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद क्या हुआ? आपका वर्ल्ड बैंक बना, और उसके बाद ही आपका जुलाई के अंदर जो सा है आपका IMF जो सा है वो बन गई। क्या ठीक है। तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट है आपकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये आपने याद रखना है कि ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस जो सी है
ये इसके बाद आपकी वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों जोन से हैं वो बने हैं। तो वर्ल्ड बैंक के हवाले से यही ये इनका फंक्शन क्या है, कंट्रीज को लोन देते हैं। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ याद रखिएगा, ये दोनों कर्जे देते हैं टू कंट्रीज, नॉट इंडिविजुअल। ये नहीं है कि मैं जाऊं, मैं कहूं कि मैं 2 दिन स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं तो मुझे जोन सा कर्जा चाहिए। ये मुल्कों को कर्जा देते हैं, ठीक हो गया। ये क्या करते हैं, मुल्कों को कर्जा देते हैं, ना कि इंडिविजुअल्स को देते हैं कि फलाने बंदे इससे जाके कर्जा ले ले। उसके बाद अगर हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक के हवाले से बस इतना ही है, आपने याद रखना है। और बल्कि इन दोनों के हवाले से पाकिस्तान ज्वाइंट इन 1950, ये सवाल पूछा जाता है कि पाकिस्तान ने 1950 के अंदर किस किस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था। तो एक आपकी IMF है और दूसरा आपका वर्ल्ड बैंक है। दोनों 1944 के अंदर बने और पाकिस्तान ने इनको 1950 के अंदर पाकिस्तान ने इन दोनों को क्या किया, इन दोनों को पाकिस्तान ने ज्वाइन कर लिया। तो 1950 के अंदर पाकिस्तान ने इन दोनों को क्या किया, ज्वाइन कर लिया। तो ये बस वर्ल्ड बैंक के हवाले से था। IMF के हवाले से और 2-3 चीजें और हैं, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ कि IMF के हवाले से IMF के मेंबर्स कितने हैं टोटल, 190 इसके टोटल मेंबर्स हैं। इसके मुल्क जो इसके मेंबर्स हैं वो कितने हैं, 190। और 190th मेंबर जो बना है, 190th मेंबर जो मुल्क बना है, उसका नाम आपने याद रखना है, उसका नाम है एंडोरा, ANDORRA, एंडोरा। तो ये पूछा भी जाता है कि सबसे रिसेंटली जो मुल्क जिसने IMF का मेंबर बना है उसका नाम बताएं, तो एंडोरा जो सा है ये आपका एक छोटा सा मुल्क है और ये आपका 190th मेंबर बना है IMF का। और ये बड़ा रिपीटेड सवाल है, जो वन पेपर के जिन्होंने पेपर दिए उनको ये आइडिया होगा। तो अंडोरा ने रिसेंटली एज अ 190th मेंबर जो सा इसको ज्वाइन किया है। और IMF की जो प्रेसिडेंट है उनका नाम जो सा है वो इंपॉर्टेंट है, उनका नाम है क्रिस्टाइन लेग्रेड, LAGRADE, क्रिस्टाइन लेग्रेड। ये IMF की प्रेसिडेंट हैं। लेकिन इनसे ज्यादा, ये भी रिपीटेड सवाल पूछा जाता है, इससे ज्यादा जो IMF का रिप्रेजेंटेटिव है, IMF ने पाकिस्तान के लिए भी तो कोई रिप्रेजेंटेटिव बनाया हुआ है ना, IMF रिप्रेजेंटेटिव टू पाकिस्तान। वो इंपॉर्टेंट है बंदा, उसका नाम है एस्थर पेरेज, ESTHERPEREZ, एस्थर पेरेज, ठीक है। और रुइज, अगर पूरा भी नाम लिखना है RUIZ, रुइज, एस्थर पेरेज रुइज। ये पाकिस्तान के साथ इनकी जो सी निगोशिएशंस IMF की होती हैं। आज भी IMF ने पाकिस्तान को कहा है कि जिनकी 1 लाख से ऊपर सैलरी है उसके ऊपर 30% टैक्स लगाया जाए। और दूसरा, अगर मतलब ये IMF की डिमांड्स हैं, ये सारी चीजें चलती रहती हैं। तो दूसरा, पाकिस्तान ने जो IMF से जो पैकेज लिया है, जो कर्जा लिया है, वो कितना है, $6 बिलियन का, 6 बिलियन USD का क्या मतलब, $। पाकिस्तान ने $6 बिलियन जो सा है, $6 बिलियन जो सा है, $6 बिलियन पाकिस्तान ने क्या किया है, पाकिस्तान ने IMF से कर्ज लिया है। पाकिस्तान ने IMF से $6 बिलियन जो सा है वो कर्ज लिया है। और ये 3 साल के लिए पाकिस्तान का ये इसका मुआहिदा होता है और इसमें बाद में फिर चेंजिंग वगैरह इंस्टॉलमेंट्स में पैसे मिलते हैं। अगर $6 बिलियन है तो हर 3 महीने बाद जो सा है पाकिस्तान को इसका वो क्या कहते हैं, पाकिस्तान को कुछ पैसे मिलते हैं। फिर वो IMF कहता है कि हमारी ये शराइत आपने मंजूर की हैं, तो फिर आपको 3 महीने के पैसे मिल जाएंगे। फिर 3 महीने बाद वो अपनी शराइत बताता है कि आपने ये चीजें, हमने कहा था कि इस पे टैक्स लगा दो, ये GST लगा दो, ये चीज इस तरह कर दो। तो फिर 3 महीने बाद एक रिव्यू होता है, क्वार्टरली जिसे कहते हैं, क्वार्टरली रिव्यू, ठीक है। 3 महीने बाद एक रिव्यू होता है। फिर उसके तहत वो कहता है कि अच्छा, हमने कहा था कि 17% GST लगा दो। पाकिस्तान कहता है जी हमने 17% GST लगा दिया। तो वो कहते हैं चले, ये आपके जो इस 3 मंथ की इंस्टॉलमेंट थी हम आपको दे देते हैं। फिर 3 महीने बाद एक रिव्यू होता है, फिर उसके बाद पैसे मिल जाते हैं। तो आजकल क्वार्टरली रिव्यू चल रहा है, जिसकी वजह से दोबारा मसले मसाइल चल रहे हैं। तो IMF दोबारा न्यूज में है, तो ये चीजें आप लोग इसको देख सकते हो। पेरिस में दोबारा चलते हैं, लास्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद आप लोग छुट्टी कर सकते हो अगर चाहो। तो अगर नहीं चाहोगे तो मैं और भी पढ़ा सकता हूँ, तो टेंशन नहीं लेनी। FATF का हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस, फ्रांस। पढ़ानी तो तब चाहिए थी, लेकिन ये जरा थोड़ी सी अलग करके डिटेल में पढ़ाना इसमें होता है। तो वर्ल्ड बैंक मैंने बता तो दिया कि वाशिंगटन DC के अंदर है। वर्ल्ड बैंक का हमने कर तो लिया, ठीक है। पेरिस जो सा है, FATF का पहले तो मतलब आना चाहिए। ये सवाल बहुत दफा पूछा जा गया है और हर दफा स्टूडेंट्स गलत करके आते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, टास्क फोर्स है, F से फेडरेशन नहीं है प्लीज। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, नॉट टास्क फेडरेशन फाउंडेशन।
ठीक है, टास्क फोर्स FATF का मतलब है, ठीक है, FATF का 1989 के अंदर बनी, 1989 के अंदर ये बनी, 39 मेंबर्स हैं इसके, 39 इसके क्या हैं, मेंबर्स हैं, 39 इसके क्या हैं जी, मेंबर्स हैं, और हेडक्वार्टर मैंने ऊपर बता दिया पेरिस के अंदर। और इसका मकसद क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है कम्बैट करना, रोकना, किसको, टेरर फाइनेंसिंग को। दो ही मकसद है इसके, फाइनेंसिंग और दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग को, मनी लॉन्ड्रिंग को। मनी लॉन्ड्रिंग को दो ही इसके मकसद हैं कि टेररिज्म में पैसा ना जाए, टेररिज्म को फाइनेंस ना करे, और दूसरा इसका मकसद ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग जो सी है, मनी लॉन्ड्रिंग उसको रोका जाए। ये दो इसके मकसद हैं, और ये भी आपके सवाल पूछा जाता है। उसके बाद इसके जो से है, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस दो हैं, फ्रांस है और फ्रेंच है और इंग्लिश है। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन लिख लीजिएगा। फिर दो इसकी लैंग्वेजेस हैं, टू लैंग्वेजेस, ठीक है, दो लैंग्वेज, इंग्लिश और फ्रेंच, दो लैंग्वेजेस हैं इसकी, इंग्लिश और फ्रेंच। और उसके बाद जो सा है, इसका जो प्रेसिडेंट है, इसका जो सा है वो प्रेसिडेंट है, इसके प्रेसिडेंट का कोई नाम बताओ मुझे यार, किसको पता है, कोई पुराना स्टूडेंट बताए, नेट से देखे बगैर अगर किसी को याद है। नहीं याद, चलो। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने लिखवाया हुआ है मार्कस प्लेयर, मार्कस प्लेयर, ठीक है। लेकिन ये भाई साहब क्या हैं, ये भाई साहब रिटायर हो गए। प्रेसिडेंट जोन सा इसका टेन्योर कितना होता है, 2 साल, 2 साल के लिए प्रेसिडेंट जोन सा है वो आता है, ठीक है। प्रेसिडेंट जोन सा है वो क्या है, मैंने कहा था गूगल से नहीं देख के बताना। प्रेसिडेंट जोन सा है वो कितने साल के लिए आता है, 2 साल के लिए आता है। तो ये जो मार्कस प्लेयर साहब जोन से हैं ये थे, अगर पुराने लेक्चर्स अगर आप देखोगे तो उसमें मैंने मार्कस प्लेयर आप लोगों को बताया हुआ है। इनका जोन सा है जर्मनी से ताल्लुक था और ये प्रेसिडेंट थे, लेकिन इनकी जुलाई 2022 के अंदर इनका टेन्योर एंड हो रहा है। इनका टेन्योर क्या है, एंड हो रहा है। इनका टेन्योर क्या है, ये एंड हो रहा है मार्कस प्लेयर साहब का, ठीक हो गया। मार्कस प्लेयर साहब का जुलाई 2022 के अंदर इनका टेन्योर 2 साल का एंड हो रहा है। तो फिर क्या है, अब न्यू प्रेसिडेंट आए हैं, इसको लिख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट तो वैसे नहीं है क्योंकि अब ये जा रहे हैं। अब न्यू प्रेसिडेंट आए हैं, उनका नाम है राजा कुमार। उनका क्या नाम है, राजा कुमार। ये आपके मार्च के करंट अफेयर में भी करवाऊंगा तो रिपीट हो जाएगा, राजा कुमार। तो राजा कुमार साहब का ताल्लुक कहां से है, सिंगापुर से। इनका ताल्लुक क्या है, सिंगापुर से, सिंगापुर से इनका ताल्लुक है। और ये भाई साहब अब 2 साल के लिए आए हैं, तो आप खुद देखें जुलाई में ये अपना हाल ओहदा संभालेंगे तो 2024 तक ये भाई साहब जोन से हैं ये रहेंगे, 2024 तक जोन से हैं ये क्या कहेंगे, रहेंगे। और पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में है, ठीक है। दो लिस्ट होती हैं, एक ग्रे लिस्ट होती है, एक ब्लैक लिस्ट होती है। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, कब गया था, मई 2018 से पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में है, ठीक हो गया। पाकिस्तान पाकिस्तान FATF की मई 2018 से ग्रे लिस्ट में है, मई 2018 से पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट के अंदर है। और पाकिस्तान को अभी तक जो है पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आया। और एक ग्रे लिस्ट होती है और दूसरी आपकी ब्लैक लिस्ट होती है, ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट में अभी तक सिर्फ 2 ही मुल्क हैं, याद रखिएगा। 2 मुल्क ऐसे हैं जो कि ब्लैक लिस्ट हैं, एक आपका नॉर्थ कोरिया और दूसरा आपका ईरान। FATF की जो मुल्क हैं उसमें 2 ही ऐसे मुल्क हैं, ब्लैक लिस्ट में सिर्फ 2 ऐसे मुल्क हैं जो कि क्या कहते हैं, ब्लैक लिस्ट के अंदर हैं। एक आपका नॉर्थ कोरिया और दूसरा क्या है आपका ईरान। और पाकिस्तान जोन सा है वो ग्रे लिस्ट में है। ये इंपॉर्टेंट है कि 2018 से पाकिस्तान जोन सा है, मई 2018 से ग्रे लिस्ट के अंदर। और दूसरी चीज याद रखिएगा कि पाकिस्तान को, क्योंकि 39 मेंबर हैं, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए मिनिमम 12 मेंबर्स रिक्वायर्ड हैं। ये भी सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कितने मेंबर्स पाकिस्तान को FATF के रिक्वायर्ड हैं, कि 12 मेंबर्स मिनिमम टू गेट आउट ऑफ ग्रे लिस्ट। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए 12 मेंबर्स जोन से हैं वो दरकार, ठीक हो गया। 12 मेंबर्स जोन से हैं वो क्या है, आपको दरकार है ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए।
और अगर आप खुदा ना खास्ता ब्लैक लिस्ट हो जाओ तो फिर आपके ऊपर पाबंदियां लग जाएंगी। आप दूसरे मुल्कों के साथ ट्रेड नहीं कर सकते, आप दूसरे मुल्कों के साथ जोन सा है और तरह के मतलब आप ट्रेड नहीं कर सकते, आप जैसे सैंक्शंस जो पाबंदियां लग जाती हैं, आप ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते, आप बड़े बड़े जो आपके जो इदारे हैं उनके साथ जोन सा है आप उनकी ट्रांजैक्शंस, अब जैसे रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगी हैं तो वहां जो बड़ी बड़ी जितनी कंपनीज हैं उन्होंने अपने आप को पुल बैक कर लिया है, उन्होंने क्या किया है कि अपने आप को वहां से निकाल लिया है। तो ये पाबंदियां होती हैं, ये क्या होती हैं, ये पाबंदियां होती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं पाकिस्तान, पाकिस्तान ने जोन सा है, मैंने पाकिस्तान का जून लिखवाया मई लिखवाया, मई लिखवाया मैंने जून लिखवाया, जरा मुझे ये तो बता दो यार। मई लिखवाया, इसको क्लियर कर लो, जून है, जून 2018 से पाकिस्तान है, मैंने जल्दी में बोल दिया। पाकिस्तान जून 2018, ठीक हो गया। पाकिस्तान जून 2018 से इसमें है, ग्रे लिस्ट के अंदर है, जून 2018 से पाकिस्तान ग्रे, इसको चेंज कर लेना। उसके बाद जो सा है बाकी करंट अफेयर्स के लेक्चर में इसके ऊपर डिस्कशन की हुई है कि अभी जो रिसेंटली जो मुल्क क्या कहते हैं ग्रे लिस्ट में ऐड हुए हैं, रिसेंटली जो ग्रे लिस्ट में ऐड हुए हैं उनमें क्या है, टर्की है आपका, ठीक है, टर्की हुआ है आपका, उसके बाद जॉर्डन हुआ है आपका, टर्की जॉर्डन, ये इंपॉर्टेंट है, ये करंट अफेयर्स के लेक्चर में पहले वाले में भी आपको ये मिल जाएंगे। लेकिन जो इस मंथ रिपोर्ट आई है, जो इस मंथ रिपोर्ट आई है उसके अंदर जो नया मुल्क ऐड हुआ है वो है यूएई। यूएई भी अब क्या है, ग्रे लिस्ट के अंदर शामिल हो गया। तो ये नाम याद रखिएगा कि यूएई भी अब एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है, टर्की भी है, जॉर्डन भी है। तो जितना इस्लामी भाईचारा है वो अब इकट्ठा होकर ग्रे लिस्ट में आ गया। पाकिस्तान, यूएई, टर्की, जॉर्डन, ये सारे जोन से हैं, ये मुल्क क्या कर रहे हैं, ये अब एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट के अंदर है। ठीक हो गया। पाकिस्तान को उन्होंने 27 पॉइंट्स दिए थे, 27 पॉइंट्स, 27 उन्होंने पाकिस्तान को क्या दिए थे, पॉइंट्स दिए थे, या उसे हम क्या कहेंगे, एक्शन लिस्ट, कि आपने इन 27 जोन से है ना, 27 एक्शंस, इनके ऊपर आपने काम करना है। कितने थे, 27 एक्शंस दिए थे उन्होंने पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ने उसमें से 26 के ऊपर, 26 को पाकिस्तान ने कंप्लीट कर लिया। पाकिस्तान ने 26 को क्या किया है, उसको कंप्लीट कर लिया। 27 में से 26 में पाकिस्तान ने कंप्लीट कर लिया है, और उसमें पाकिस्तान को क्या क्या करना था कि जो टेररिज्म को फाइनेंसिंग होती है उसको रोकना था, जो मनी लॉन्ड्रिंग, पाकिस्तान में जो पैसा, कानून पाकिस्तान के कमजोर थे, तो पैसा आसानी से मनी लॉन्डर हो जा बाहर चला जाता था, हुंडी के थ्रू, डिफरेंट वेज से। तो उसके लिए पाकिस्तान ने कानून बनाए कि आप बैंकों के जरिए पैसा ट्रांसफर करेंगे, आप मनी लॉन्डर नहीं कर सकते, कानून बने। तो वो सारे कानून, सारी चीजें पाकिस्तान ने रेगुलेशंस की, रूल्स बनाए, जिसमें जिसकी वजह से 26 कंप्लीट हो गए हैं। अब एक रह गया है 27, और वो 27 जो एक रह गया है वो ये है कि जो टेररिस्ट आपने पकड़े हुए हैं उनको क्या करो, उनको आप सजा दो। जब पाकिस्तान उनको सजा दे देगा, उनको ऑफिशियली उनकी जो पेनल्टी बनती है वो मिल जाएगी, तो फिर पाकिस्तान जो सा है एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकल आएगा, जिसके लिए पाकिस्तान को 12 मिनिमम मेंबर्स चाहिए 39 में से। ठीक हो गया जी। मैंने भी यही बताया कि पाकिस्तान ने 26 आउट ऑफ 27 कंप्लीट कर लिए हैं। अगर गलत बताया हो तो फिर आप लोग मुझे सही कर सकते हो। ये आपकी ऑर्गेनाइजेशंस थी, ये थोड़ा सा इसका ढांचा था एफएटीएफ का, और जो सा है ये इसके हवाले से थोड़ी सी चीजें थी। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, और बाकी सारी चीजें हमने जो इसके हवाले से इंपॉर्टेंट थी वो डिस्कस कर ली। ब्लैक लिस्ट में नॉर्थ कोरिया है, ईरान है, अभी रिसेंटली पाकिस्तान तो है ही है, और जो रिसेंटली ऐड हुआ है टर्की हुआ है और यूएई हुआ है। ठीक हो गया, क्लियर है चीजें यहाँ तक। अब लेक्चर आपका खत्म हो गया, अब कोई मसला मसाइल, कोई सवाल जवाब हो तो पूछ सकते हो। नहीं छुट्टी नहीं, अभी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़नी है।